Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy, and healthy. My dear students, here we go. We are going to begin the last part of the last chapter, that is pharmaceutical industry. My dear students, at the time of independence in 1947, there was hardly any pharmaceutical industry in the country. But gradually, Pakistan has improved a lot in this particular industry, and not only in terms of the production for the country. Now they are exporting as well. There are a number of medicines Pakistan has been in the export sector, and they are exporting export the products, different pharmaceutical products. So we can say that Pakistan is a very vibrant and forward-looking pharmaceutical industry. Growth in the sales of the national companies has been higher than the multinationals. We have number of multinationals. For example, we have GSK, we have Abbott, we have Sanofi Aventis. So we have number of different MNCs, multinational pharmaceutical companies. But even in the presence of the multinationals, our national companies are showing their efforts, and they have like a good growth in the sales as compared to multinationals. And especially in the low-cost generic market, like the generic medicines, we have number of companies who have launched the generic medicines. The price of the multinational companies, MNCs, have usually high price, they charge high price, but comparatively the same product in a generic medicine, in a generic formula, producing by the local market, and even at the cost, they are even almost at the half of the price they are providing. When I say generic, my dear students, when I say generic, so generic से मुराद ये होता है कि सेम फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसको डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नाम से बना रही हैं, उनके मेडिसिन के नाम तो डिफरेंट हैं. कहीं उसको पैनाडोल का नाम दे दिया, कहीं उसको डिस्प्रीन का नाम दे दिया, कहीं एस्प्रीन का नाम दे दिया, कहीं उसको कोई और नाम दे दिया, लेकिन उसका जो जेनेरिक फॉर्मूला है, जो उसके जेनेरिक टर्म है, वो है पैरासिटामोल. यानी जिसके अंदर पैरासिटामोल होगा वो आपको दर्द के काम आएगी, बुखार के काम आएगी, वगैरह वगैरह. सो पैरासिटामोल जिसके अंदर होगी वो जेनेरिक उसका जो है नाम वो पैरासिटामोल है. अब उसको आप किसी भी नाम से, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नामों से बेचती रहें. इसी तरह से तकरीबन हर शोबे के अंदर ऐसा ही है कि जेनेरिक नामों से यानी जो फॉर्मूला है वो सेम है. उसी इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी मल्टीनेशनल्स बना रही हैं, एबट बना रही है, GSK बना रही है, ग्लैक्सो वगैरह बना रही हैं, सनोफी एवेंटिस बना रही है, वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं. एंड कंपैरेटिवली आपके अपने लोग जो बना रहे हैं वो मेडिसिन,
वो सेम मेडिसिन को कम प्राइस में जेनेरिक फॉर्मूला के अंदर आपको दे रहे हैं। सो इस तरह से आपको कम प्राइस में वही अवेलेबल हो जाती हैं प्रोडक्ट्स जो कि यूजुअली आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं मल्टीनेशनल के अंदर, तो वही फॉर्मूला आपको लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर इकोनॉमिकल पड़ जाता है। आई होप कि आप जेनेरिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा। मींस के सेम फॉर्मूला लेकिन लोकल कंपनीज अपने अपने नामों से उसको तैयार कर रही हैं, उसे हम जेनेरिक कहते हैं, जेनेरिक फॉर्मूला। राइट जी, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कि अगर एग्जाम में जेनेरिक के नाम से कोई चीज आती है तो आपके ध्यान में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वो कि इन्होंने यहाँ कॉन्सेप्ट बुक के अंदर तो क्लियर नहीं था, इन्होंने सिर्फ जेनेरिक मार्केट और जेनेरिक मेडिसिन के नाम से दिया है। लेकिन जेनेरिक का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, एज अ टर्मिनोलॉजी, एज अ टेक्निकल, दैट आई हैव लाइक एक्सप्लेन यू, कि आपको क्लियर हो सके कि जेनेरिक से मीन्स क्या होती है। राइट, ओके। सो जब हम किसी भी फॉर्मूला को, सेम फॉर्मूला को कोई दूसरी कंपनीज बना के अपने नाम से मेडिसिन ले आती हैं, मेडिसिन का नाम डिफरेंट होता है लेकिन फॉर्मूला सेम होता है, तो हम कहते हैं कि ये जेनेरिक इसका फॉर्मूला है। और हम सिर्फ फॉर्मूला को देखेंगे कि इस दवा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी इदारे बना रहे हैं, कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है और किस किस नाम से बना रही है, उससे हमें गर्ज नहीं है। हम देखेंगे ये फॉर्मूला हमें कहाँ मिलता है, तो नाम चेंज होगा मेडिसिन का लेकिन हम फॉर्मूला आपको सेम दे देंगे। तो कई दफा आपको जब सेम फॉर्मूला नहीं मिल रहा होता तो कई दफा मेडिकल स्टोर वाले आपको कहते हैं कि यही दवा दूसरे नाम से हमारे पास मौजूद है, दूसरी कंपनी से मौजूद है, दूसरे नाम से मौजूद है, दे दूं आपको? तो आप कहते हैं हाँ ठीक है दे दो। जिनको समझ में आती है ये चीज और जिनको समझ में नहीं आती है वो कहते हैं कि नहीं, मैं पहले डॉक्टर साहब से पूछ लूं। ओके, हाँ, ये एक अलग चीज है कि जेनेरिक फॉर्मूला के अंदर भी कई दफा वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो या जो उसकी जो पोटेंसी है वो किस तरीके से तैयार करनी है, उसको कितना अथेंटिक, कितना एक्यूरेसी के साथ मल्टीनेशनल बना रही है, क्या आपकी लोकल कंपनी भी उसी एक्यूरेसी के साथ उतने ही राइट कॉम्पोजिशन के साथ बना रही है, देन वो फिर आपकी दवा तो फिर एक्यूरेट है और उसी टक्कर पे काम करेगी इस मल्टीनेशनल की है, बड़ी कंपनीज की है। और अगर उसकी जो है वो उस चीज को ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसकी पोटेंसी को, उसकी कंपोजिशन को, तो फिर लाजमी सी बात है फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कई दफा लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हुए कहते हैं यार कोई बात नहीं, मल्टीनेशनल की या बाहर की कंपनी की दवा बेशक 100 रुपए महंगी है या 200 रुपए महंगी है लेकिन वो ट्रस्ट उन पे ज्यादा कर रहे होते हैं, आमतौर से देखा गया है। जबकि प्रॉब्लम आनी होती है तो उसमें भी आ जाती है, मल्टीनेशनल से भी आ जाती है। और आए दिन आपने अखबार में देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज अखबार में ऐड दे देती हैं कि फला फला प्रोडक्ट जिसका ये नाम है, उसका ये फॉर्मूला है, उसका बैच नंबर ये है, ये मार्केट के अंदर जितने लोगों के पास है, मेडिकल स्टोर वालों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उसको स्टॉक को रोक लें, कंपनी को वापस कर दें, और लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि मत यूज करें उसको और फेंक दें। उसका मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर जरूर कुछ ना कुछ चीज ऐसी आई हुई होती है, कुछ ऐसी बन चुकी होती है जिसकी वजह से उसका ये साइड इफेक्ट सामने आते हैं बाद में, तो फौरन से रोक लिया जाता है। ऐसा अक्सर अखबारों में आ जाता है। राइट, ओके जी, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहा ताकि आपको कॉन्सेप्ट इन चीजों में अच्छा सा हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप वो मेडिकल स्टोर्स खोलेंगे लेकिन कम से कम मेडिकल स्टोर्स का बिजनेस भी करेंगे फ्यूचर में जाके, या किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ डायरेक्टर फाइनेंस लगेंगे या सीएफओ लगेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। वही पढ़ाई भी इसलिए जा रही है आपको कि आप जब भी फाइनेंस में जाएंगे इन चीजों को देखेंगे, जो इन चीजों को कि जो फाइनेंस को, इन कंपनीज के फाइनेंस को, इन कंपनीज के ऑडिट को, टैक्स को जब आप देखेंगे तो ये सब चीजें आपको नॉलेज में होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 650 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, और उसमें से 30 out of 650, 30 companies are multinational. 650 में से 30 are multinationals. Right? So pharmaceutical industry, 1% of the GDP contribute कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, right? Annually 1%.
पाकिस्तान जो कमा रहा है उसका जो टोटल है उसके जीडीपी का 1% हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें काम कर रही है, लोकल और इंटरनेशनल मिला के, राइट। सो अब पाकिस्तान हैज अबाउट 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्लूड, जो कि ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें 25 से 30 मल्टीनेशनल्स हैं, और बाकी 70% आपकी जो है वो लोकल कंपनीज हैं जो कि मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, और मुल्क की जो करंट डिमांड है उसको टैकल कर रही हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोग्रेस देखी जा सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1% एक बहुत काबिल जिक्र किस्म की फिगर है टोटल जीडीपी का, लेकिन अगर हम देखते हैं एज कंपेयर टू के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, अगर हम देखते हैं तो कुछ नहीं था, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1% पे तक पहुंच गया है पाकिस्तान। तो मल्टीनेशनल और लोकल कंपनीज मिला के हमारा इतनी कंपनीज हो गई हैं कि 1% ऑफ द जीडीपी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूं कह सकते हैं कि 70% जो हमारी करंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज पूरी कर रही हैं, और 30% हम थ्रू मल्टीनेशनल अपनी कमी को, अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, और दूसरे इंडस्ट्रीज की तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, इस सेक्टर के अंदर भी खासी गुंजाइश मौजूद है कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को हम मजीद अपने यहाँ लाइक उसकी ग्रोथ पे काम कर सकें। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सिंपल पिल्स से लेकर हाईली सोफिस्टिकेटेड बायोटेक जो चीजें हैं, जो हाईली टेक्निकल टाइप की जो हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे वो इक्विपमेंट टाइप की चीजें हों, चाहे वो मेडिसिन टाइप की चीजें हों, चाहे वो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से रेलेवेंट जो हमारे पास कंपाउंड बनाए जाते हैं, ये सब चीजें हमारे अपनी कंट्री के अंदर इस वक्त बन रहे हैं, राइट। और डे बाय डे हमारा ये सेक्टर इवॉल्व हो रहा है और ग्रोथ में है, और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे हमारी मेडिसिन की नीड्स भी बढ़ रही हैं। तो जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, कि जैसे कि वैक्सीनेशंस कोविड के दौरान भी हमने अपनी पाक वैक के नाम से अपनी मेडिसिन बनाई थी, और हमने उसको भी इंजेक्शंस के अंदर यानी कोविड वैक्सीन को हमने इंट्रोड्यूस किया था। चाइना वैक, जो चाइना की वैक्सीन आई थी, साइनोवैक के बाद पाकिस्तान ने पाक वैक के नाम से आई की थी, और खासी हद तक वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हमारी मेडिसिन वो गई थी। तो गवर्नमेंट का शेल्टर अगर हो इस तरफ तो हम इसमें खासी ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट खुद इस शोबे के अंदर ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनकी लाइसेंसिंग वगैरह कर देती है या उनकी तजदीद कर देती है। IMS मैट 2017 का जो मैगजीन है, जो फार्मास्यूटिकल के बारे में है, उसके सर्वे के मुताबिक, उसकी स्टडी के मुताबिक ₹300 बिलियन का फार्मास्यूटिकल मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान की। 300 बिलियन की जो है मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान की, और ये सब ग्रोइंग रेट जो है वो पर 5 ईयर 12% चल रहा है। पर 5 ईयर, ईच एंड आफ्टर 5 ईयर हमारा 12% का ग्रोथ रेट चल रहा है।
ये लोकल और नेशनल कंपनीज दोनों में ही हमारे यहाँ ग्रोथ इस वक्त मौजूद है। और अप्रोक्सीमेटली यूं समझ लें कि 50% का जो शेयर है तमाम मेडिसिन के अंदर, उसमें 46% जो हमारा हम लोग उसको कवर अप कर पा रहे हैं ऑफ द टोटल 90% ऑफ द मार्केट। बाकी रिमेनिंग के लिए जहां हमारी कमी पेश आती है, जहां हमें कुछ कमी होती है, तो फिर हमें फिर वो हम डिफरेंट मल्टीनेशनल्स की जो खदमात हासिल करते हैं। नहीं नहीं, होल जीडीपी तो हमारा 1% है। होल परसेंट हमारी ग्रोथ 1% है। आसिफ अली सुमरो। ठीक है, ये जो 12% हमें बता रहे हैं, वो तो हमने बताया था आपको कि 1% की ग्रोथ चल रही है पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ टोटल मिला के जो हमारा बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल मार्केट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड बाय, जो सर्वे के मुताबिक 300 बिलियन की हमारी मार्केट है, जिसमें ग्रोथ रेट हमारा जो है वो 12% है फॉर 5 years। CAGR की जो हमारी काउंटिंग का जो तरीका है, उसके मुताबिक 12% हमारी ग्रोथ रेट चल रही है ईच एंड आफ्टर 5 years के बेसिस पे। असल में 5 years के बेसिस पे भी देखा जाता है, जब हमारा जो किसी कंट्री का प्लान बनाया जाता है डेवलपमेंट का, 5 years के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पे 5 years के हिसाब से इनकी जो कैलकुलेशन है वो 12% का ग्रोथ रेट है। राइट। खैर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये नहीं कह सकते हैं, एग्जाम की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कह सकते कि आपसे वो मुताला पाकिस्तान की तरफ से ईयर्स पूछें कि 1947 में कितने परसेंट था, तो अब कितना है, तो लोकल कंपनीज वहाँ बस कितनी मौजूद हैं, और उसमें फॉर्म और जो आपकी मल्टीनेशनल्स हैं वो कितनी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर स्टडी है। राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज है। राइट, और इसी नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे दे हैव गिवन हियर अ चार्ट, और इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देयर आर 4 मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन, जैसे कि GSK कहते हैं, ये तीनों अलग अलग कंपनीज थी। इनका मर्जर हुआ था, मर्जर होके फिर ये एक ही कंपनी बन गई। तो ये मल्टीनेशनल थी तीनों की तीनों, और इनको मर्जर करके एक कंपनी हो गई। इसके अलावा आपके पास सेकंड जो मल्टीनेशनल है वो है एबट। ठीक है, लाठी कायदाबाद कराची में इसका बहुत बड़ा जो है वो कंपनी है। इसके बाद आपके पास आ गई मल्टीनेशनल स्नोफी इवेंटिस। ये ब्रुक्स चौरंगी पे आपके पास कुरंगी में है, ये भी कहाँ से बड़ी कंपनी है, स्नोफी इवेंटिस। इसके बाद फिर आपके पास GSK कंज्यूमर हेल्थ, ये भी आपकी मल्टीनेशनल है, ये कंज्यूमर हेल्थ के अंदर डील कर रही है, और ये आपकी मेडिसिन के अंदर डील कर रही है। तो ये आपको यहाँ पे मल्टीनेशनल्स हैं। इसकी रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में राइट ऑन टॉप GSK है इस वक्त, और उसके बाद फिर गेट्स फार्मा है, लोकल कंपनी है ये गेट्स फार्मा कुरंगी में है। और इसके जो CFO हैं, डायरेक्टर जो CFO और उसका डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो इत्तेफाक से IBA में हमारे साथ पढ़ाते भी थे। और इनकी अपनी बेटी भी IBA से MBA कर रही थी, और वो खुद वहाँ पढ़ा भी रहे थे। और साथ साथ वो वहाँ पे डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक, पहले से CFO थे, फिर डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गए। तो गेट्स फार्मा के तो वो इट इज नंबर 2 कंपनी नाउ। ठीक है, सामी जय फार्मास्यूटिकल नंबर 3 है, एबट 4th पे है, मॉर्टन डाउ, ये नाम तो आपको लगेगा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल, लेकिन नेशनल कंपनी है, ये लोकल है। सिरल कंपनी, ये भी नेशनल कंपनी है। स्नोफी इवेंटस मल्टीनेशनल है, 7th रैंकिंग है। OBS पाकिस्तान ये 8 नंबर पे है। GSK कंज्यूमर हेल्थ 9 पे है, और हिल्टन फार्मा 10th नंबर पे है रैंकिंग में। राइट जी। सो दिस इज द रैंकिंग आल्सो गिवन कि कौन सी कंपनी की रैंकिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में कौन सी है।
All right, my dear students, this was the ranking of Pakistani pharmaceutical companies from 1 to 10 that I have discussed, given in the table. And now we're moving towards इसके अगले हिस्से में चलते हैं. My dear students, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हाईली स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया है गवर्नमेंट ने. इसके लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम ड्रैप कहते हैं, DRAP, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम ड्रैप कहते हैं, राइट. ये मैंने आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, एक दफा देखा हुआ है कि ड्रैप स्टैंड्स फॉर व्हाट, और इसी तरह से पाकिस्तान की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, उसके 3-4 नाम उसमें से एक. तो इस तरह से आपको एग्जाम में छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं. So DRAP has total control on the registration of the new medicines and even new manufacturing sites, क्योंकि वो उनका विजिट होता है पहले कि किस साइट पे कंपनीज खोली जाएं, उसके भी उस इलाके में उसका एनवायरनमेंट कैसा है, मॉइस्चर लेवल क्या है, मेडिसिन की क्वालिटीज को कोई असर तो नहीं पड़ेगा उससे एनवायरनमेंट का, पॉल्यूशन रेट वगैरह क्या है, मेडिसिन की क्वालिटीज किस तरह की होगी, ये सब चीजें. इसके अलावा उसकी प्राइस क्या होगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगी, ये सब चीजें बेसिकली ड्रैप की जिम्मेदारी है. पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसकी जिम्मेदारी है. तकरीबन 9,000 मार्केट के अंदर लाइक ड्रग्स हैं जो कि लाइसेंस फार्मास्यूटिकल प्रिस्क्रिप्शंस के तहत फरोख्त की जाती हैं. 9,000, और उसमें मुसलसल एडिशन जारी है. Large segment of over-the-counter OTC products, for example, multivitamins हैं, पेन किलर्स हैं, कोल्ड वगैरह की हैं, फ्लू वगैरह की हैं, ऐसी बहुत सारी हैं जो कि इस वक्त ओवर द काउंटर मौजूद हैं. ओवर द काउंटर से मुराद, OTC से मुराद यह है कि जो लाइसेंस हासिल करने के मराहिल से गुजर रही है. ऑलराइट जी. DRAP is Asif Ali Sumro is an abbreviation. DRAP is an abbreviation of Drug Regulatory Authority of Pakistan. DRAP, right? ये abbreviation है Drug Regulatory Authority of Pakistan की. yes, registered है. registered क्या है? ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ गवर्नमेंट का इदारा है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी कंपनी के हमारे से वजूद में आने से लेकर उनकी मेडिसिन, उसकी साइट का विजिट करना, उनकी मेडिसिन को देखना, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उनके साइट्स का इंस्पेक्शन करना, ये सब चीजें सारी, या उसकी प्राइसिंग करना, ये सारी जिम्मेदारियां इनके पास है. ये 9,000 मेडिसिन सारी के सारी जो रजिस्टर्ड है, लाजमी सी बात है जो रजिस्टर्ड होंगी तो नॉट ओनली बाय नेम बल्कि उनका फॉर्मूला वगैरह, उनके लाइसेंस से पहले जो जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल के आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस कंपनी की, जो पूरा उनको ब्रोशर दिया जाता है किसी भी मेडिसिन को अप्रूव करने से पहले, किसी कंपनी को बनाने से पहले, उस लाइसेंसिंग के मराहिल से गुजरने के बाद, यानी कि उन तमाम रिक्वायरमेंट से गुजरने के बाद तब जाके आपको किसी मेडिसिन का लाइसेंस दिया जाता है कि यू आर allowed to make this medicine. All right, shall I proceed? आगे चलें. Okay. अच्छा जी, ये आवाज कहां से आई थी? किसका माइक खुला था? क्विकली जरा देख के बताइए. नहीं, वो माइक जो है फॉरेन से.
माय डियर स्टूडेंट्स, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है पाकिस्तान में जहाँ पे के फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाई जाती मतलब पाई जाती हो। पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज हैं कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ पे वैसे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद हैं हमारी ये दवासाज कंपनीज। तो जो मेजर सिटीज प्रोड्यूसिंग जहाँ प्रोडक्शन है वो कराची, लाहौर और पेशावर है। और इन सब में जो लीडिंग है बिजनेस के हिसाब से या लीडिंग प्रोडक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, दैट इज कराची। के कराची के अंदर फार्मास्यूटिकल की मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कराची बेस्ड है। Now, we see the salient features of pharmaceutical company. Salient features कौन कौन से हैं pharmaceutical companies के? Let's see in detail. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे salient features के अंदर कि क्या क्या नुमाया खुसूसियात हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स इंसेंटिव्स को देखते हैं। Usually my dear students, this in this particular profession, जो लोग जाते हैं मेडिकल रैप्स जो होते हैं यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, इनकी फिक्स सैलरीज होती हैं। वो फिक्स सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 50,000 सैलरी है तो ज्यादा आपके जो कमीशन बेस्ड काम होता है कि आप कितना ज्यादा जो है वो बेच रहे हैं मेडिसिन, यानी कि आप फरोख्त है तो उसके ऊपर कमीशन दिया जाता है। फिक्स सैलरी के अलावा वेरिएबल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं पे के ऊपर कि दीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू गो टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर टू डॉक्टर हो जाते हैं, क्लिनिक टू क्लिनिक हो जाते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपनी मेडिसिन के ऊपर, उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, उनको क्लिनिकल स्टडीज बताते हैं, रिसर्च के आउटकम्स बताते हैं ताकि डॉक्टर्स को कन्विंस करके उनकी कंपनी की दवाइयों को प्रिस्क्राइब करवाया जा सके। यानी कि लोगों को डॉक्टर्स ताकि उसको लिख के देना शुरू करें अपने मरीजों को। राइट जी। तो पेशेंट्स के लिए दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को कन्विंस किया जाता है और उसके लिए वो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस देते हैं या उनको विजिट करते हैं डॉक्टर्स की क्लिनिक्स के ऊपर। और इस तरीके से वो जितनी ज्यादा उनकी उस एरिया के अंदर उस मेडिसिन की फरोख्त होती है उसी हिसाब से उन लोगों को उनकी वर्किंग के हिसाब से उनकी सैलरी, फिक्स सैलरी प्लस उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कमीशन वगैरह दिए जाते हैं। समटाइम्स उनको टारगेट भी दिए जाते हैं, समटाइम्स उनको टारगेट्स भी दिए जाते हैं कि जी ये आपके टारगेट्स हैं और इन टारगेट्स को मीट करेंगे तो उसकी बेसिस पे भी उनको जो है वो अपनी टारगेट्स अचीव करने के ऊपर उनको उनकी सैलरीज के अंदर इंक्रीमेंट्स या उनकी जो बोनस वगैरह है वो सब चीजें उससे लिंक करती हैं। अच्छा जी, पेमेंट इसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप को भी दी जाती है। ड्रैप को क्यों दी जाती हैं पेमेंट्स? द रीजन इज के ड्रैप का एक सेंट्रल रिसर्च फंड है, राइट? उस सेंट्रल रिसर्च फंड को एवरी कंपनी हैज टू गिव एनुअल लेवी ऑफ 1% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि जो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का टोटल प्रॉफिट है उसका 1% वो एज अ लेवी देना पड़ता है ड्रैप को। किस काम के लिए?
रिसर्च करने के लिए, दवाइयों की रिसर्च के लिए, और इसके जरिए से उसको रिसर्च के शोबे में यूटिलाइज करने के लिए, ताकि ड्रैप वाले भी उन चीज़ों को की रिसर्च करते रहें, या उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए, या जो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए उसको लाया जा सके। राइट, सो 1% बिफोर टैक्स, टैक्स के बाद नहीं, टैक्स से पहले की जो उनकी इनकम है, तो एनुअल लेवी का जो है वो एज ए 1% ऑफ द प्रॉफिट वो देना पड़ता है सेंट्रल रिसर्च फंड को। किसके? ड्रैप के सेंट्रल रिसर्च फंड के लिए 1% जाता है हर कंपनी से, ये एनुअल है। राइट जी। द सेकंड इज न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन फीस। जब भी कोई आप नई मेडिसिन के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे कि मैंने ये कंपनी बुखार की या नजले की दवा बनाई है, तो ठीक है, अच्छी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको उसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। फिक्स होती हैं वो, मुख्तलिफ मेडिसिन के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। इसके अलावा ड्रग रजिस्ट्रेशन रेन्यूअल फी होती है कि आपका जो किसी भी दवा का जो सालाना रजिस्ट्रेशन होती है उसको आप रिन्यू करवाते हैं, तो वो सालाना जो आपको रिन्यूअल ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट चल रही है मार्केट के अंदर, उसकी रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फीस होती है कि जब भी आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं बड़े पैमाने पे कमर्शियल बुनियादों पे, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए भी फीस होती है। सो दिस ऑल गोज टू द this all goes to the draft. All right, is this okay? Done हो गया? Okay. All right, the salient features we have discussed. Sales करने के लिए पेमेंट, जो रेगुलेटरी बॉडी ड्रैप को जो पेमेंट्स करनी पड़ती है किसी भी नई रजिस्ट्रेशन के लिए, मेडिसिन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हमने वी हैव डन। पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसके अलावा जो हेल्थ केयर से रेलेवेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसे हम HCPs कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये या इसके अलावा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं, उनको भी पेमेंट्स आमतौर से एज ऑनरेरिया जाती हैं। ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिंपोजियम करवा रहे होते हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस करवा रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर लोगों की अवेयरनेस के लिए, डिफरेंट मेडिसिन के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि कोविड के दौरान लोगों को अवेयरनेस दी जा रही थी, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर से जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो लोगों को उनकी हेल्थ से मुतालिक कि कोविड वैक्सीन की क्या जरूरत है, या इसी तरह से आपके जो टाइफाइड या आपके जो ये जो मुख्तलिफ टाइप की जो वैक्सीनेशन आती हैं जो आप लगवाते हैं बचपन से लेकर अर्ली एजेस के अंदर, उन सब की अवेयरनेस वगैरह देने के लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो आपको सिंपोजियम्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, वर्कशॉप के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेक्चरर्स के जरिए या डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स के जरिए से आपको अवेयरनेस देती हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को या अपनी फैमिली को उन चीजों से बचा सकते हैं। तो उनको भी पेमेंट्स दी जाती हैं, ये कंपनीज उनको भी पेमेंट्स देती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बात ये पैदा होती है, जहन में आती है कि जनाब ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स लाइक यू पीपल, आप लोगों का क्या इसमें काम वाम है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? असल में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स को केयरफुली ये व्यू करना पड़ता है कि जो पेमेंट्स जा रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जा रही हो, चाहे वो ड्रैप को जा रही हो, चाहे वो मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही हो, चाहे वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, चाहे वो लाइसेंस फीस जा रही हो किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी भी काम के लिए जा रही है, तो ये जो आपके फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे हैव टू वेरी मच केयरफुली सी द थिंग्स, क्या ये सही तरीके से हो रही है, क्या इस जगह पे पेमेंट की जरूरत पेश आ रही है, क्या ये लाइक कायदे कवानीन के मुताबिक
जो है वो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्या ये एथिकल बाउंड्रीज के अंदर आती हैं, कि हम ये पेमेंट जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को करें या जो ड्रैप को करें, या हम बजाहिर उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए दे रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई कंपनीज उनको ऑब्लाइज करने के लिए, डॉक्टर्स को ऑब्लाइज करने के लिए उनके क्लिनिक बनवा के दे रही होती हैं, उनको एसी लगवा के दे रही होती हैं, उनको गाड़ी वाड़ी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो बड़े डॉक्टर्स उनको गाड़ियां दिलवा रही होती हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू गाड़ियां दिलवा रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ये सब चीजें देखना पड़ता है कि क्या ये जो पेमेंट्स है कि क्या ये किसी मार्केट के जो मुरवजा तरीके हैं, स्टैंडर्ड तरीके हैं, उसके मुताबिक ये प्रैक्टिसेस के मुताबिक हो रहा है, क्या ये एथिकल बाउंड्रीज के अंदर, एथिकल प्रैक्टिसेस में आता है या नहीं आता है, और क्या किस हद तक हम ये पेमेंट्स कर सकते हैं, किस तक नहीं कर सकते हैं। ये सारा फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होती है। उनको ये भी देखना होता है एक तरफ कि कोई अनएथिकल पेमेंट्स तो नहीं हो रही हैं किसी को ब्राइबिंग की सूरत में, और दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि हाँ कहीं प्रमोशनल एक्सपेंसेस के लिए जरूरत है, आपको कहीं मेडिकल से रेलेवेंट किसी चीज को प्रमोट करना है, या आपने कोई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाइंस करना है, कोई लॉस एप्लीकेबल होते हैं कि जी आपने ड्राफ्ट को देना ही देना है रेगुलेशंस के मुताबिक। तो ये सब चीजें फिर आपके फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको देखें और जज करें। इज दिस ओके? सो दिस इज हाउ वी, हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, बशार अभी इसमें नहीं है, आएगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, बशार को कहेंगे ज्वाइन करें, मैं उसको कर लेता हूँ ऐड। ऑलराइट, ठीक है जी। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल दोज हु आर लाइक वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, चाहे वो निचली पोजीशन से ऊपर की पोजीशन में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को देख सकें। ये सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स हैं। ओके, सेल्स इनवॉइसिंग, डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ कलेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर, कई जगहों पे तो आप उधार पे भी माल बेच देते हैं, लेकिन यहां इस सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर होता यह है कि दे सेल देयर मेडिसिन्स ऑन एडवांस पेमेंट्स टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। पहले वो एडवांस पेमेंट्स लेते हैं, उसके बाद उनको वो एडवांस पेमेंट लेने के बाद उनको फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं। फॉर द स्टैंडर्ड कंपनीज तो ऐसा ही है। बाकी जो नई नई कंपनीज अपनी नई नई मेडिसिन बना रही होती हैं, तो उनको चूंकि शुरू में सर्वाइवल दरपेश होती है, तो बाज़ औक़ात वो अपनी मेडिसिन को बगैर एडवांस लिए भी आगे दे देती हैं, फॉर द सेक ऑफ के ठीक है मेडिसिन बिक गई तो हम बाद में देख लेंगे, पेमेंट्स हो जाएंगी, नहीं बिकी तो ठीक है वो हमारी हो जाएंगी वापस, राइट। लेकिन आमतौर से जो वेल नेम और वेल नोन पॉपुलर मेडिसिन हैं, उनके यहाँ ऐसे नहीं है। उनके यहाँ एडवांस होती हैं। अब अच्छा जी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, इन मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट एक होता है इंफॉर्मेशन कंपनीज के अंदर, उसका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कम्युनिकेट करता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो हेल्थ केयर से रेलेवेंट आपके जो डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको आपकी अपनी जो हर कंपनी के अंदर जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है, तो जो भी नई इन्वेंशन होती हैं, नई रिसर्च होती है, नई मेडिसिन के ऊपर जो उसके फवाइद सामने आ रहे होते हैं, वो उनको उनकी क्लासेस एक तरह की होती हैं, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, जिसके अंदर उनको बताया जाता है कि जनाब हमारी इस मेडिसिन के अंदर ये चीजें नई सामने आई हैं, और ये इन इन शोबों के अंदर इन इन अमराज के अंदर ज्यादातर ये
फायदेमंद होंगी। यानी मेडिकल एजुकेशन ऑन लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इसके अलावा न्यू मेडिसिन कौन कौन सी इनकी अब आई हैं, कौन कौन सी दवाइयों का किस किस शोबे के अंदर ज्यादा, किन किन बीमारियों के अंदर ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा अहम रोल है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स, पेशेंट्स को हम क्या क्या पहुंचा सकते हैं अपनी कंपनी की तरफ से या अपनी मेडिसिन की तरफ से, या किसी चीज का, किसी दवा का रिस्क क्या है, या किसी एक दवा को इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड बाय साइड साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सब चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं फ्रॉम द मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाकायदा उनकी क्लासेस लगा के उनको मेडिकली एजुकेट किया जाता है ताकि वो डॉक्टर्स को भी बता सकें या मेडिकल स्टोर्स पे जो दवाइयां जहां पहुंचा रहे होते हैं वहां पे, या डॉक्टर्स को बता सकें कि जनाब आपके इन मेडिसिन के अंदर क्या क्या पॉजिटिविटीज हैं, या क्या किस किस चीज की, या इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, या इसके बेनिफिट्स एडवांस करके लेकर आए हैं तो उसमें किस चीज का एडिशन हुआ है, अब ये मजीद किस किस कामों के लिए काम में आएगी, या ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस वगैरह हैं, फॉर्मूला के बारे में गाइडलाइंस हैं, कोई नई लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च है उसके बारे में, ये तमाम चीजें आपकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है ये मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है अपने लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को और अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की का एक सैलिएंट फीचर है। इसके अलावा हम हाउ डू वी क्योर और प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंट लाइक डिजीजेस, हम किस तरीके से किसी डिजीज या क्रोनिक डिजीज से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आपकी जिम्मेदारी हैं आपके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की। सो वन साइडेड जहां पे आप ये सब चीजें तैयार कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को कन्वे कर रहे होते हैं, सिमिलरली सेम टाइम अपनी ड्रग्स के हर एक मेडिसिन के साथ उसकी एक आपने कभी भी देखा होगा जब किसी मेडिसिन को खोलते हैं तो अंदर पूरी उसकी एक डिटेल पर्ची निकलती है जिसपे कम्युनिकेट किया जाता है कि जनाब इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला है, इसका इसमें किन किन चीजों की कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीजें इंग्रेडिएंट शामिल है इस दवाई के अंदर, हमने किन किन हालत में उस दवाई को ले सकते हैं, किस में नहीं ले सकते हैं, किस किस एज के लिए कितनी डोज होती है, प्रिवेंटेशन के लिए किसी डिजीज से प्रिवेंटेशन के लिए या उससे क्योर के लिए उससे हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन या एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वैक्सीन्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है हम उन न सिर्फ उन स्लिप्स पे जो दवा के साथ दी जाती है, दवा के अंदर एक पर्ची पड़ी हुई होती है हिदायत की, उसमें छाप के पूरा एक ब्रोशर की नुमाई डाल दिया जाता है और वही चीजें आप डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। यू गॉट इट माय डियर्स, अंडरस्टूड? ओके, तो इसके बाद लास्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स को, इसको देखते हैं फिर हम नमाज मगरिब का ब्रेक लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स भी साथ साथ चलते रहते हैं किसी भी मेडिसिन के। यूं समझिए कि आपकी मेडिकल रिसर्च की एडवांसमेंट होती ही क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए से है। जैसे कि आपके भी कोविड-19 जब हुआ था तो उसमें जो दवाइयां बनाई गई फाइजर की तरफ से या एस्ट्राजेनेका की तरफ से या डिफरेंट कंपनीज की तरफ से, तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को या पाकिस्तान या इंडिया या और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को भेजी और उनको फ्री डोजेस दी। वो इतने आपके सगे नहीं है, वो आपको बुखार भी ना दें अपना, राइट। वो असल में अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उन मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज में भेजा और कहा कि लाजमी तौर पे इनको लगाया जाए। इस तरह से उनको एक अंदाजा हुआ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं या लॉन्ग लास्टिंग इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर। सो क्लिनिकल ट्रायल्स आमतौर से जो होते हैं वो आमतौर से गिनी पिग्स के ऊपर होते हैं, वो होते हैं आपके चिंपैंजीज के ऊपर होते हैं, बंदरों पर होते हैं, आमतौर से ये रिकमेंड किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रायल्स के बाद, किसी मेडिसिन के ट्रायल्स के बाद फिर हम उसको लेके जाते हैं कहाँ पे, फिर हम उसे लोगों की यूज के लिए लेके जाते हैं कि लोग उसको यूज करें। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली जैसे कि कोविड-19 के अंदर हुआ है या और इस तरह की कई चीजें हुई हैं, उसके अंदर आपने देखा कि बगैर किसी लाइक टेस्टिंग के
बगैर किसी गिनी पिग्स के ऊपर या चैंपियंसीज के ऊपर या बंदरों के ऊपर उसको टेस्टिंग करने के बगैर वो डायरेक्टली ह्यूमन को ठोक दिए गए इंजेक्शंस, वो वैक्सीन लगा दी गई, जिसके साइड इफेक्ट्स जो है वो उन्हीं दिनों में भी सामने आए और अब तक कई कंट्रीज के अंदर चीजें सामने आ रही हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं इसका मतलब होता है कि हम किसी तरीके से बेटर तरीके से, वो कौन सी बेटर वेज है कि हम प्रिवेंट कर सकें, स्क्रीनिंग कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें अपने ट्रीटमेंट का, ताकि बेहतर अंदाज में डिजीज का इलाज किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके। Clinical trials also compare the new treatment to the one that is already available in the market, right? पहले से जो दवाएं मौजूद हैं, पहले से जो उनके आउटकम क्या हैं, उन दवाओं के मुकाबले में जो नई दवाएं बन के आ रही हैं, तो उनका उसके मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं या कितने वर्स्ट रिजल्ट आ रहे हैं, ये तमाम चीजें आपकी उसमें आती हैं। इसके अलावा किसी भी मेडिसिन का जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसके बारे में स्टडी जो है या उसके बारे में रिसर्च है वो भी सामने आती है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट हुआ सेलेंट फीचर्स का, और आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यूइंग द रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हम देखेंगे। ऑलराइट, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद 15 मिनट्स, 6:35 में मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back after the prayer break. My dear students, now we are moving towards the last topic of the pharmaceutical industries, that is the role of pharmaceutical companies, its opportunities and challenges. My dear students, जिंदगी यूं कहें कि जिंदगी मुकम्मल नहीं है until unless कि जब तक आप उस जिंदगी के लिए उसके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। So एक proper healthcare system is essential for any country. So without supply of quality medicines, healthcare system किसी भी country का successful नहीं है। So for a proper healthcare system of any country, either at the country level or national level or international level, if we want a good healthcare system, we must have a very good supply of quality medicine system, supply chain of the quality medical medicine system. Both healthcare system and pharma companies, they both need to work together to ensure the affordable healthcare for all. ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक यूं नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जिम्मेदारी है, बल्कि ये कंट्री की तरफ से एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम की बुनियाद देना, जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में, जैसे कनाडा वगैरह में है, अमेरिका वगैरह में है, या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, या इवन कुछ अरब कंट्रीज के अंदर भी है कि वो अपने शहरियों को प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और उस हेल्थ केयर इंडस्ट्री वो तमाम लोग अपने शहरियों की बेहतर निगहदाश्त या बेहतर केयर कर सकते हैं। सो किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम उसकी क्वालिटी मेडिसिन के प्रोवाइड करने के बेसिस पे है। इसमें और इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ केयर सिस्टम जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इन दोनों का ही अपना अपना रोल होता है। ऑलराइट, नाउ वी सी द अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मा इंडस्ट्रीज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। डेफिनेटली मार्केट अट्रैक्टिवनेस। पाकिस्तान एक लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, so Pakistan has a large population country, that is why quality medicines and quality medicines definitely plays a significant role, and through the quality medicines we can handle the burden of जो डिजीजेस फैलती जा रही हैं, जैसे कोविड-19 के अटैक्स हुए
या और जो हम डिफरेंट चीजें फेस करते हैं वक्तन फवक्तन, तो क्वालिटी मेडिसिन के लिए हमारे यहाँ अगर क्वालिटी मेडिसिन पे काम हो जाए तो वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन इन द कंट्री। इवन कंट्री के अंदर हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं टू ग्रो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, बट कंपनी के जो अपने साइज हैं तरक्की करने के, जो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जो उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब चीजों में उनके पास अट्रैक्टिवनेस पाई जाती है, और दे कैन लीड नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन द एक्सपोर्ट्स एज वेल। सो हमारे कंट्रीज के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर स्टिल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए मार्केट अट्रैक्टिवनेस मौजूद है। इसके अलावा अदर देन आवर ओन कंट्री, मैकेंजी की स्टडी के मुताबिक, मैकेंजी एक बड़ा इदारा है जो रिसर्च करता है, सर्वेस करता है, कंडक्ट करता है। सो मैकेंजी के स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रॉस कर सकता है $1 बिलियन, which is currently less than $200 million। $200 million से हम $1 बिलियन पे क्रॉस कर सकते हैं। मीन स्टिल वी कैन ऐड $80 million पर ईयर। सो डेफिनेटली जब 1% पे हम 20% पे हम लोग अगर 1 मिलियन, यानी कि 1% ऑफ जीडीपी हम कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास स्टिल पोटेंशियल है कि हम मजीद तेजी से एटलीस्ट 4% मजीद ऐड करके 5% ऑफ आवर टोटल जीडीपी पे हम जा सकते हैं। ये हमारी इतना पोटेंशियल है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कि अपार्ट फ्रॉम द लोकल फार्मास्यूटिकल, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी हम जा सकते हैं, और फ्रॉम $200 million टू $20 बिलियन तक हम जा सकते हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बांग्लादेश और इंडिया, they both are growing their exports 10 times of Pakistan, right? 10 times Pakistan, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया, they both are growing, और हमसे 10 टाइम्स ज्यादा आगे जा रहे हैं बोथ, दोनों सेक्टर्स के अंदर, लोकल मेडिसिन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर भी और एक्सपोर्ट के अंदर भी। अब अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एबिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द एनवायरनमेंट, वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स, राइट? वी हैव द like everything required as a human resource, as a जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स, तमाम चीजें, तमाम एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन वी नीड टू ऑप्टिमाइज रेगुलेटरी पॉलिसीज। हमें अपनी पॉलिसीज को नए सिरे से वी हैव टू लुक इनटू दिस, एज वेल एज हमें जो ओवरऑल तमाम ही शोबों के अंदर जो हमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट का सामना है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के टॉप दो बड़े इश्यूज हैं वो करप्शन और मिसमैनेजमेंट, इन दोनों को हैंडल करना होगा टू रीच $20 बिलियन की जो रीच है उससे पहुंच सके हम। Bangladesh and India have the FDA, Food and Drug Administration, right? वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बहुत सारे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अपनी इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, या उससे रेलेवेंट जो फूड्स हैं, उसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रही है उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो बांग्लादेश एंड इंडिया हैव मैनी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, FDA approved plants, उनके बहुत सारे हैं। On the other hand, we do not have a single manufacturing plant that is FDA approved. हमारे पास FDA के नाम से है ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ड्रैप के नाम से है। हमारे यहाँ फूड की रेगुलेटरी बॉडी अलग है, उसमें भी कोई खास चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आप दुनिया को चाहे जो है वो बकरे के गोश्त की जगह जो है वो कुत्तों का गोश्त खिला दें, मरी हुई मुर्गियां खिला दें मुर्गियों की जगह पे, और आप गधे का गोश्त भेज दें। there is no proper food and drug administration, FDA बॉडी ही नहीं है हमारे यहाँ।
So we do not have a single manufacturing plant or FDA approved जिसे कहें. हाँ, हमारे पास जो है वो drug regulatory body draft type की चीजें हैं. They are doing their role, they are playing their role up to some extent. वो भी मुकम्मल तौर पे नहीं कह सकते, up to some extent किसी हद तक अपना रोल प्ले कर रही हैं. अब unfortunately these are all centrally controlled by the government regulatory bodies. Government इसको कंट्रोल करती है, उनके अपने ही उनके अपॉइंटीज आते हैं ड्राफ्ट के अंदर. सो इसलिए वो तमाम चीजें जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पाई जाती हैं, तो सेम ड्राफ्ट रेगुलेटरी बॉडी के अंदर भी वही चीजें पाई जाती है कि किसको कौन सी मेडिसिन रजिस्ट्रेशन करवानी है, किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी है, कमीशनिंग, किकबैक्स और वो तमाम जो नेगेटिविज्म है, नेगेटिविटीज हैं, वो हमारे ओवरऑल सिस्टम में जो समाई हुई हैं, सेम अफेक्टेड बाय द ड्राफ्ट एज वेल. However, फिर भी अप टू सम एक्सटेंट एफडीए तो नहीं है हमारे पास, या एफडीए अप्रूव प्लांट्स तो हमारे पास नहीं है जो इन सब चीजों को देखें, लेकिन up to some extent DRAP is playing its role. So my dear students, these are the two opportunities, market attractiveness for the country, कि country के लिए अपनी ग्रोथ में इजाफा कर सकते हैं मेडिसिन के जरिए से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जरिए से. इसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है हमारे पास. वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, एबिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स, ऑल दैट. जस्ट वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर रेगुलेटरी पॉलिसीज. हमारी जो रेगुलेटरी पॉलिसीज ऐसी बन जाएं तो हम एक्सपोर्ट भी हाई लेवल का कर सकते हैं. हम नहीं कह सकते कि हम एकदम से इंडिया और बांग्लादेश को टक्कर ले सकते हैं, उनसे कंपटीशन पे आ सकते हैं, बट वी कैन ट्राई टू रीच एटलीस्ट. Now, after understanding and going through the opportunities, now we move towards the challenges of the pharmaceutical industries. What are the challenges? Number one, price control. Price controlling का बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक चैलेंज दरपेश है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेसिकली अपने इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर इंपोर्ट करने पड़ते हैं. ये डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट हैं कि इन्हें इंपोर्ट करने पड़ते हैं मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को, जो अज्जा उसमें पड़ते हैं, जिनसे वो कंपोज होती हैं. कंपोजिशन जो होती है दवाइयों की, उसमें जो चीजें होती हैं उसको उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है. हम लोग जैसे पैरासिटामोल के भी कंटेनर्स हमारे पास आते हैं, जिसके जरिए से हम फिर पैनाडोल वगैरह बनाते हैं या और डिफरेंट मेडिसिन. उस पैरासिटामोल के कंटेनर्स को खरीद के डिफरेंट मेडिसिन कंपनीज अपनी अपनी मतलब की दवाइयां बनाती हैं और टैबलेट्स बनाती हैं या लिक्विड बनाती हैं, लिक्विड सिरप्स बनाती हैं और उसके बाद उसको मार्केट में सेल करते हैं. तो वो जो पैरासिटामोल भी है सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो इंपोर्ट करते हैं ये कंटेनर्स डिफरेंट कंपनीज, और उसको फिर ये जो है वो देखते हैं. सो प्राइस कंट्रोलिंग हमारे हाथ में इसलिए नहीं है कि आए दिन हमारा डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है पाक रुपी की वीकनेस की वजह से. ड्यू टू द वीकनेस ऑफ पाकिस्तान रुपी, ग्रेजुअली कंटिन्यूसली जो इसमें हमारे यहाँ जो चेंज आ रहा है पाक रुपी की वैल्यू में, और जो हमारे यहाँ एक इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है हमारी लोकल करेंसी का, उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो तेजी से उसकी कॉस्ट में इजाफा होता चला. The second important thing is, my dear students, there is low margin in certain medicines. जैसे पैनाडोल शॉर्ट हो जाती है मार्केट में. अब पैनाडोल का पत्ता 10 रुपए का था, फिर 20 का हुआ, फिर 30 से 40 का हुआ. जब ब्लैक हो रहा था, जब अवेलेबल नहीं था, तो उस वक्त वो मुंह मांगे दाम ले रहे थे, राइट. तो अब ये क्या है कि इसकी अब एक इस तरह की जो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ पैनाडोल की.
ठीक है। तो अब इसी तरह से और बहुत सारी मेडिसिन हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी मेडिसिन, जैसे कोविड के दौरान भी कुछ मेडिसिन शॉर्ट हो गई थी। तो ये जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हैं, बेसिकली ये लो मार्जिन की वजह से होती है। जब कंपनीज देखती हैं कि हमारा मार्जिन इसमें कम है, वो उसकी पैदावार को रोक देती हैं। जब पैदावार को रोक देती हैं, तो वो जो स्ट्रेस या डिस्ट्रेस है वो पेशेंट्स के ऊपर आ जाता है, राइट। और सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो उसकी प्रोडक्शन को क्लोज कर देती हैं, एक्साइटेड, मतलब कि वो क्लोज कर देती हैं उसको, क्योंकि उनको मार्जिन नहीं मिल रहा होता है। जैसे पैरासिटामोल शॉर्ट हो गई थी। सो ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन प्राइसिंग होती है, ये भी एक मतलब उनसर है। तो आए दिन ये कंपनीज फिर गवर्नमेंट को या ड्रैप को फिर ब्लैकमेल करती हैं कि जी ठीक है, अगर आप हम इसको मार्केट में लेकर आते हैं, अगर आते हैं तो इसके लिए हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। और फिर वो अपनी प्राइस देती हैं, वो प्राइस कंट्रोल जो उनकी बॉडीज हैं, वो उसके साथ उनकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर प्राइस एडजस्टमेंट हो जाती है तो वो ठीक है, वो चीजें आ जाती हैं मार्केट के अंदर, नहीं हो पाती हैं तो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। सो दीज आर द इश्यूज। सो ये प्राइस कंट्रोल का एक फैक्टर हमारे पास दोनों ही सेक्टर्स में मौजूद है। इसके अलावा द सेकंड इज डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन। तो हमारे यहाँ कई दफा ऐसा होता है कि वो मेडिसिन रजिस्ट्रेशन डिले होती है। डिले यूं होती है कि बहुत सारे आंसर हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मुख्तलिफ कंपनीज जो कंपटीशन में होती हैं, वो नहीं चाहती कि नई मेडिसिन रजिस्टर हो और वो फरोख्त के लिए मैदान में आए, इसलिए भी ये भी एक आंसर है। इसके अलावा बहुत देखभाल के, सोच समझ के नई मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। रिसर्च की तमाम आउटकम्स देख के, उसके रिजल्ट देखने के बाद फिर उनको अलाउ किया जाता है। और इसी तरह से जो प्राइस है उसको भी देखा जाता है कि दूसरी कंपनीज के मुकाबले में इनके प्राइस जो है वो हाई तो नहीं है कहीं। ये तमाम डिफरेंट चीजों को देख के, इसके अलावा ग्रे चैनल्स मेडिसिन जो होती हैं, यानी कि पेशेंट लाइक जो जिनको प्राइस यानी कि कम कीमत पे या इलीगल चैनल से जो मेडिसिन मिल जाती हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो लोकल मेडिसिन होती हैं वो बासुकात जो है वो फेस करती हैं problems को. So delay also impacts profitability. Sometimes रुपी की गिरावट, रुपी एरोवेशन का प्रॉब्लम होता है, उसकी कॉस्ट का मसला है, मेडिसिन की कॉस्ट का मसला है, कंपनीज को जो प्रोडक्ट्स मंगवानी है कितने में पड़ रही हैं वो, और आगे कॉस्ट कितने की पड़ेगी, ड्रैप ने कितनी उसकी आपको फरोख्त की इजाजत दी है, प्राइस की, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है और ड्रैप कह रहा है कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या लोकल जो प्राइस चल रही है कंपनी की, एग्जिस्टिंग कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी प्राइस लो है और आपको महंगी पड़ रही है, तो वो रजिस्टर नहीं हो पाती है जब तक कि आप उसको उस लेवल पे नहीं लेकर आए जिस लेवल पे मार्केट के अंदर ऑलरेडी उसकी कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। और अगर आप अप्रूवल मिल भी जाती है और आप उसकी प्राइस हाई रखते हैं तो फिर वो बिकती नहीं है। सो प्राइस एडजस्टमेंट फॉर न्यू मेडिसिन, फॉर इंक्रीज इन इंपोर्ट कॉस्ट, ये भी देखना पड़ता है कि इंपोर्ट कॉस्ट का लेवल क्या है। फिर समटाइम्स कुछ मेडिसिन की कमी की वजह से इंसेंटिव्स भी मार्केट में कुछ कंपनीज को मिल रही होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है आप ये मेडिसिन मंगवा लो, इसके इंसेंटिव हम दे देंगे आपको, या टैक्स में हम रिबेट छूट दे देंगे, आप मंगवा लो इसको और इसकी दवाइयां बनाओ क्योंकि मुल्क के अंदर जरूरत पड़ रही है। ये तमाम चीजें देखकर जो डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको देख के हम अपने डिले को मैनेज करते हैं, मतलब कि न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं। The last is sourcing APIs and ways forward. बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज से हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, सच एज चाइना एंड इंडिया। ठीक है, हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इन्हिसार है इंडिया के ऊपर, 60% इंग्रेडिएंट्स वहां से आते हैं, वो टाइमली मिल रहे हैं, मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं मिल रहे हैं, उनके यहाँ से आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जो इसकी मेडिसिन आप यहाँ बनाते हैं वो इंडिया से या चाइना से नहीं मिल रहा है या हाई कॉस्ट कर दिया है, तो फिर लाजमी बात है आपकी सोर्सिंग नहीं मिल रही, आपकी सोर्सिंग एपीआई नहीं हो रही है, जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं वक्त
या महंगे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी बेसिस पे भी आपके इंडस्ट्री को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा पाबंदी लग जाती है। आपकी इंपोर्ट, आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट नहीं लेते हैं, आपकी इंडिया के साथ कभी रिलेशन अच्छे हैं कभी नहीं है, किसी और कंट्री के साथ कभी रिलेशन अच्छे हैं कभी नहीं है, तो आपका बेसिकली जो रॉ मटेरियल जब नहीं आता है तो आपकी फिर उस पर भी चैलेंज है आपके लिए, आपकी फार्मा इंडस्ट्री के लिए, कि आपके इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो दवाई कैसे बनेगी, राइट? सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू. So, my dear students, here we have completed the pharmaceutical industry. Now, oil and gas regulatory body we have to cover. For this, we need a little break of 5 minutes, and then we'll begin with the final part of the last chapter, that is oil and gas sector. All right. So, it's a 5 minutes break here. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, the last portion, oil and gas exploration, the last topic of the last chapter. Dear students, oil and gas sector, since 1947, since independence से ही पाकिस्तान के अंदर इसमें ग्रोथ देखी गई है. बिल्कुल बिगिनिंग में, एट द टाइम व्हेन पाकिस्तान, जब इंडो पाक एक होता था, तो उस वक्त हमारे पास कोई ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से इसके अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज आता चला गया, और ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, स्पेशली लास्ट 50 ईयर्स जो हैं, 55 ईयर्स जो हैं, इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने खासा ग्रो किया है. और ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर एक यूं कहें कि सबसे अहम रोल अख्तियार कर गई है. एनर्जी क्राइसिस वैसे भी दुनिया के अंदर मौजूद है, और एनर्जी के लिए ऑयल, गैस या उसकी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की कोई भी टाइप जो है वो बेसिकली एक एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है. आप मिडल ईस्ट को देख लीजिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, या ऐसी कंट्रीज या रशिया को देख लीजिए, कि उनके तरक्की के राज अगर हैं तो उनके पास उनके एनर्जी रिसोर्सेज ह्यूज हैं, उनके पास ह्यूज लेवल पे ऑयल एंड गैस के खजाने मौजूद हैं. सो पिछले 50 to 55 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान ने भी खासी डेवलपमेंट और लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज, तमाम ही लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं. यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, स्पेशली बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध के अंदर, और इसके अलावा डीप सी के अंदर रिग्स के जरिए से वो जो पाकिस्तानी एरियाज के अंदर रिग्स लगा के भी डिस्कवरीज की जाती हैं, क्योंकि बाज़ समंदर के अंदर, जेर जमीन से समंदर के अंदर, यानी पानी से नीचे जो जमीन है उसके अंदर भी ऑयल काफी बड़े पैमाने पे बाज़ पाया जाता है. Oil and gas industry को we can categorize into different major segments. Oil and gas can be divided into different major segments. वो कौन-कौन से major segments हैं? Let's discuss one by one. First of all, upstream, then midstream, and then downstream. Upstream, midstream, and downstream. You might remember कि हमने at the beginning of this chapter हमने कुछ चीजें स्टडी की थी, और आपको upstream और downstream समझाने की कोशिश की थी हमने, कि upstream basically refer to the material inputs needed for the production. यानी कि वो तमाम रॉ मटेरियल जो कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है, प्रोसेस से पहले जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, या किसी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या वो प्रोसेसेस चाहिए जो हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकें, प्रोडक्शन से पहले के जो प्रोसेस हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट चाहिए, वो हमारा अपस्ट्रीम सेक्टर कहलाता है. और प्रोडक्शन के बाद हम उस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करें, फिर डिस्ट्रीब्यूट करें. यानी कि प्रोडक्ट का उस रॉ मटेरियल से गुजर कर प्रोडक्ट बनना, यानी किसी मटेरियल का एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होके उसका प्रोडक्ट बनना, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होना, ये डाउन स्ट्रीम में आता है. तो अपस्ट्रीम के अंदर एक मरहला है
कि उन इनपुट्स को अरेंज करना, मटेरियल अरेंज करना, रॉ मटेरियल अरेंज करना जिससे प्रोडक्शन हो, वो अपस्ट्रीम है। और डाउनस्ट्रीम के अंदर उसको प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दो मराहल हैं। तो नाउ वी विल सी के अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को हम ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर किस तरह से देखते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपस्ट्रीम सेक्टर इन द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। My dear students, upstream sector को in oil and gas also known as exploration and production, तो हम इसको यूईपी के नाम से याद रख सकते हैं कि अपस्ट्रीम के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर दो सेक्टर्स आते हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। यानी जो आपका अपस्ट्रीम सेक्टर है, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, पहले एक्सप्लोर करना एंड देन प्रोडक्शन करना। सो यूईपी यानी अपस्ट्रीम इज बेस्ड ऑन ई एंड पी। अपस्ट्रीम इज बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन, दरियाफ्त करना और प्रोड्यूस करना। So in the oil and gas sector, upstream is based on two things. Upstream sector is based on E and P, तो इसको हम UEP लिख लेते हैं हम यहाँ पे साइड पे, यानी upstream depends on exploration and production, या यूं कर दीजिए कि U is equal to E and P. Upstream is equal to exploration and production. Upstream is equal to exploration and production, UEP, right? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमें एक्सप्लोरेशन होती है तो गैस तो हमें नेचुरल सूरत में ही मिलती है जमीन से, लेकिन ऑयल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेट में होता है, यानी कि वो क्रूड ऑयल होता है, खालिस नहीं होता। उसको हमें रिफाइनरीज के जरिए से उसे हमें रिफाइन करना पड़ता है, राइट? वो एक क्रूड ऑयल होता है। सो मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री जो है वो बेस करती है दो चीजों के ऊपर, प्रोसेसिंग, नंबर वन प्रोसेसिंग, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। नंबर वन प्रोसेसिंग एंड नंबर टू ट्रांसपोर्टेशन। सो मिड स्ट्रीम M is equal to first of all processing, M is equal to P, and the second is transportation, right? So M is equal to PT, MPT. So midstream is based on two things. Number one, processing करना, वो ऑयल जो खाम माल की सूरत में, क्रूड ऑयल की सूरत में, खाम तेल की सूरत में आपका डिस्कवर हुआ है जेर जमीन। सो मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है, उस क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को प्रोसेस करती है एंड यूजर के फॉर्म में कि एंड यूजर उसको इस्तेमाल कर सके, राइट? इस काम के लिए, प्रोसेसिंग के लिए वो ऑयल रिफाइनरीज लगाते हैं। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज से जब वो क्रूड ऑयल में से जब खालिस तेल, पेट्रोल और डीजल और केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल की सूरत में जब वो निकल के अलग अलग हो जाता है, तो उसके बाद जो बाकी बचता है नीचे, उसे फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट? फर्टिलाइजर के लिए काम किया जाता है। और इसके अलावा यहां तक कि फर्टिलाइजर के अलावा जो उसमें से कुछ चीजें निकलती हैं, वो आपकी कोल, यानी जो आपका डामर वगैरह बनता है, वो तक उसमें से निकलता है फाइनली, आखिर में, लास्ट में, राइट? सो मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री क्या करती है, वो आपके क्रूड ऑयल यानी खाम तेल में से जो है वो लाइक रिफाइनरीज के जरिए से, जहां
तेल की सफाई होती है, वहां से वो जो खालिस जो तेल है वो तीन हैसियत से, यानी कि एक वो जो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, जो आपके ये आपका बहुत पावरफुल जो ऑयल होता है, कम मिकदार में ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि जहाजों के अंदर यूज होता है, राइट। तो वो जहाजों के अंदर जो ऑयल डलता है वो सबसे हाई फॉर्म का ऑयल होता है, और वो कम मिकदार में ज्यादा पावरफुल तो के तौर पे यूज होता है। वो उसकी मिकदार कम होती, कम मिकदार में ज्यादा उसकी लाइक क्या कहना चाहिए, एवरेज ज्यादा होती है। करेक्ट। इसके बाद फिर नॉर्मल पेट्रोल जो हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं, इसके बाद फिर डीजल है, और डीजल के बाद फिर उसमें से कुछ चीजें मजीद निकलती हैं, जैसे स्प्रिट वगैरह, मोटर स्प्रिट वगैरह बनता है उसमें से। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से अगर हम कहते हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलती हैं। उनमें से जैसे स्प्रिट है, राइट, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, जेट फ्यूल है, यानी जहाजों के लिए जो ऑयल होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर प्लांट्स जहाँ खाद वगैरह बनती है उसके अंदर कुछ चीजें बनती हैं, वो चाहिए होता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो नीचे जो है वो पोलीमियर वगैरह, या जिससे प्लास्टिक के थैले वगैरह बनते हैं आखिर में। इसके अलावा अ, जो ऑयल का या गैसेस का जो लास्ट की जो चीजें होती हैं जो रह जाती हैं, वो फिर तारकोल वगैरह डामर की सूरत में निकलता है। ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसके कचरे से, यानी जो एक्सप्लोर करने के बाद जो आपने उसमें से पेट्रोल अलग कर लिया, डीजल अलग कर लिया, आपकी रिफाइनरीज ने कैरोसिन ऑयल अलग कर लिया, मिट्टी का तेल, उसके बाद जो रह गया है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज उससे डिफरेंट काम कर रही होती हैं। कहीं पे खाद के लिए काम आ रही होती हैं चीजें, कहीं पे डामर बनाने के लिए चीजें आ रही आती हैं, कहीं पे प्लास्टिक के थैले वगैरह या पोलीमर पॉलीथिन की थैलियां वालियां बनाने की काम आ रही होती हैं, कहीं पे इसी तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उसकी बन रही होती हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन ड्राइव फ्रॉम योर क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल को हम जब रिफाइनरीज छानती हैं तो वो रिफाइनरीज उससे कचरे को भी ठीक ठाक तरीके से वो कॉस्टली बिक रहे होता है, जैसे तारकोल वगैरह, डामर वगैरह जो आपके इस्तेमाल होके ड्रम्स के ड्रम्स भरे जाते हैं, और वो रोड बनाने के लिए, रनवेज बनाने के लिए जो यूज होता है। और फिर तारकोल की भी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्वालिटीज, वो सारी चीजें बन रही होती हैं जो कि आपकी ये इंडस्ट्रीज बना रही होती हैं, राइट। सो इसका अंदर मतलब ये हुआ कि मेल्ट स्ट्रीम के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, और नंबर टू हमारे पास उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। यू गॉट इट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो मिड स्ट्रीम के अंदर प्रोसेसिंग इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ये एंड यूजर फॉर्म में लेकर आती हैं विद द हेल्प ऑफ रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ऑलराइट। Okay, see, after understanding the upstream and midstream, now move towards the downstream sector. After understanding the upstream and midstream, now we move towards the downstream sector. My dear students, as usual, as we have in upstream, we have two sector, exploration and production. We have in midstream, we have processing and transportation.
Similarly, in downstream sector also we have two sectors. Number one is the marketing and number second is distribution. So डाउनस्ट्रीम सेक्टर के अंदर हम जो रॉ मटेरियल से हमारे प्रोसेस होने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं हमारे पास, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, चाहे वो हमारा जेट फ्यूल हो, या वो पेट्रोल हो, या वो डीजल हो, या वो तारकोल ड्रामर वगैरह हो, या कुछ और चीज हो, अब उसको मार्केट करना है फरोख्त करने के लिए और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये दोनों काम डाउनस्ट्रीम सेक्टर के होते हैं, राइट? यानी आपके पास रिफाइंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रियल लेवल की मौजूद है, कमर्शियल लेवल की मौजूद है, रेजिडेंशियल लेवल की मौजूद है। आप किस तरीके से उसको डिफरेंट पावर प्लांट्स को, पेट्रोल पंप्स को और इंडस्ट्रीज के लिए और हाउस होल्ड्स के लिए उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, दिस सेक्टर इज नोन एज डाउनस्ट्रीम सेक्टर। ऑलराइट, दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम सेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आती है, राइट? So upstream sector is equal to exploration and production. U is equal to EP. Upstream sector is equal to exploration and production. Upstream के अंदर हमारे पास exploration और production होती है। Midstream के अंदर हमारे पास processing and transportation होती है। इनकी processing होती है through the refineries, right? And gas companies, processing होती है, उसके बाद उसकी transportation होती है कि कैसे पहुंचाया जाए। And the third one is downstream sector in which we like market the products, उसको market कैसे करें और distribution कैसे करें लोगों तक, household तक, consumers तक, commercial users तक, industrial users तक और petrol pumps तक, हम किस तरीके से या power plants तक हम कैसे अपनी इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, that is the responsibility of the downstream project. All right, तो हमने तीनों सेक्टर को देख लिया, UEP, MPT and DMD, right? So U is equal to EP, M is equal to PT or D is equal to MD. I hope this is understood, right? So I hope this is clear. I have seen questions from this particular part in exams, right? So that is why ये understanding तीनों sectors की अच्छी तरह से होनी चाहिए। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बस ठीक है, ठीक है, लाइक एवरेज है। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जब मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको। Now moving towards the major players in Pakistan, ऑयल एंड गैस के मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं, मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपस्ट्रीम यानी E&P सेगमेंट के अंदर काम कर रही हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर। मेजर प्लेयर्स इन E&P यानी कि पहला काम ही एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी जगह पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर होगा, उसकी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद जाके काम जो है वो मिड स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का आएगा ना। तो इसलिए अप स्ट्रीम वाला काम यानी एक्सप्लोर करना, दरियाफ्त करना, उसकी प्रोडक्शन करना सबसे अहम तरीन शोबा है। पाकिस्तान के अंदर जो अपस्ट्रीम पे काम चल रहा है उसके अंदर 5 फॉरेन कंपनीज और 4 लोकल कंपनीज कर रही हैं, राइट? 5 फॉरेन कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं, और 4 लोकल कंपनीज कर रही हैं। आइए देखते हैं कि ये किस किस तरह से और कौन कौन सी हैं। So here in front of you the table in which you can see कि मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं। फॉरेन कंपनीज के अंदर ENI पाकिस्तान है, मोल पाकिस्तान है, ओशन पाकिस्तान लिमिटेड है, OMV पाकिस्तान है एंड यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान है। ये फॉरेन कंपनीज हैं, ये सारी की सारी फॉरेन कंपनीज हैं।
लोकल कंपनीज के अंदर हमारे पास मरी पेट्रोलियम है, मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, MPCL जिसे कहते हैं। इसके अलावा लोकल कंपनीज के अंदर हमारे पास OGDC है, OGDC यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC। और इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, जिसको अब POL, पाकिस्तान पोल भी कहा जाता है, POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड कहा जाता है। इसके अलावा एक और कंपनी पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL, ये भी लोकल कंपनीज हैं। सो मेजर शेयर जो हमारे पास लोकल कंपनीज में जाता है वो जाता है OGDC और PPL के अंदर, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, राइट। ये दो कंपनीज मेजर हैं जो लोकल कंपनीज में से हैं। बाकी इसके अलावा लोकल कंपनीज के अंदर जो है वो MPCL और इसके अलावा POL भी अपने अपने हिस्से का काम कर रही हैं। लेकिन मेजर जो हमारे पास नेशनल लेवल पे डिस्कवरी यानी कि अपस्ट्रीम के अंदर काम करने वाली कंपनीज हैं, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के अंदर, वो हमारे पास ये 4 लोकल कंपनीज हैं जिनके नाम मैंने बताए। ऑलराइट जी, my dear students, this sector, oil and gas sector, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मेनली मोस्ट इंपैक्टफुल सेक्टर है ये, क्योंकि एनर्जी हर दौर की जरूरत रही है, राइट। और एनर्जी के क्राइसिस का एक रीजन ये है कि आपके पास एनर्जी के जो आपके पास मेन जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपके पास ऑयल एंड गैस है। इन दोनों के अंदर पिछले कुछ अरसे से शॉर्ट आने की वजह से हमें प्रॉब्लम दरपेश है। बुक्स के अंदर तो अब तक आपको जो नजर चीजें नजर आती हैं वो यही है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा दरियाफ्त किया है, पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज हैं। बुक्स तो आपको ये बताती हैं। लेकिन अगर हकीकत पसंद है तो आपके पास एनर्जी की क्राइसिस की सबसे अहम वजह यही है कि आपकी जो डिस्कवरीज थी ऑयल एंड गैस सेक्टर की, PPL की या लोकल कंपनीज की या मल्टीनेशनल कंपनीज की, जो आपके यहाँ डिस्कवरीज थी वो एक लिमिटेड हद तक थी। उनकी जो डिस्कवरीज जो हो गई वो हो गई, मजीद नई डिस्कवरीज नहीं हो पा रही हैं, या इस सेक्टर के अंदर ज्यादा काम भी नहीं हो पा रहा है उनकी हालात की वजह से। इसके अलावा जो डिस्कवरीज हुई हुई हैं उनको भी सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है, वहां पे भी करप्शन वगैरह मौजूद है या मिसमैनेजमेंट मौजूद है, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी कमी आ रही है। जिस बड़ी तादाद में जो जितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होती थी या वहां से क्रूड ऑयल दरियाफ्त होता था जिन जिन पाकिस्तान के हिस्सों से, उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। My dear students, same whatever I have explained through the upstream sector, midstream sector, and downstream sector, the same has been shown on the screen through this picture. Here you can see that from the left side, we have the upstream sector, UE, means where we have the exploration and production, जहाँ पे हमारे पास OGDC, PPL, MPCL और POL and others companies मौजूद हैं।
जो डिस्कवरीज करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं, राइट। ये वो सेक्टर्स हैं। यहां से फिर हमारे पास जो अगर क्रूड ऑयल के सूरत में है तो रिफाइनरीज के पास हमारे पास ऑयल आ जाता है। उसके लिए हमारे पास रिफाइनरीज मौजूद हैं। जो पार्को है, रिफाइनरी मौजूद है यहाँ आपकी कोरंगी कोरंगी के अंदर, कोरंगी क्रीक के अंदर कराची। पीआरएल है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है। पाक अरब रिफाइनरी पार्को है।
So my dear students, through this particular okay, my dear students, I have discussed now through this diagram, through this model, I've discussed the upstream sector in which we explore and produce oil and gas, right? उसके अंदर हमने OGDC, PPL और MPCL और POL वगैरह का तस्करा किया। इसके बाद हमने मिडिल लेवल पे, सेकंड लेवल पे हमने मिड स्ट्रीम को डिस्कस किया कि हम किस तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एंड द थर्ड वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट, कि हम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। सो बेसिकली इस मॉडल के जरिए से हमने सम अप किया है, हमने जो पहले एक्सप्लेन किया था अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को, इस मॉडल के जरिए से हमने उसको फाइनलाइज किया। ऑलराइट जी, ओके। मूविंग फर्दर, नाउ पेट्रोलियम सप्लाई चेन। अब पेट्रोलियम की सप्लाई चेन को देखते हैं। जब भी हम सप्लाई चेन कहते हैं उससे अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तीनों चीजें आएंगी। तो स्पेसिफिकली पेट्रोलियम को देखते हैं। पेट्रोलियम सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम पोर्ट फैसिलिटीज एट कराची, राइट, जो कि समंदर कराची के पास है, कराची में। तो इसलिए जितना भी क्रूड ऑयल है आमतौर से या वाइट ऑयल हो, प्योर ऑयल हो या क्रूड ऑयल हो, बेसिकली वो या लो सल्फर फर्नेस ऑयल हो, जिसे LSFO कहते हैं, ये सब के सब कराची पोर्ट के जरिए से या उसके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो आता है, जो बाहर से आता है, ठीक है, या LPG वगैरह जो आपके पास आती है, लिक्विड फॉर्म में जो गैस आपके पास आती है कतर वगैरह से, रशिया वगैरह से, या इसी तरह से आपका जो लो हाई सल्फर फर्नेस ऑयल HSFO होता है। ये सारे ऑयल की टाइप्स हैं, ऑयल की क्वालिटीज हैं, ठीक है। ये रिसीव्ड होती हैं आमतौर से फौजी ऑयल टर्मिनल पे, पोर्ट कासिम पे। यहाँ भी वर्ड ऑफ फौजी और से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो फौजी ऑयल टर्मिनल पे आमतौर से इसको रिसीव किया जाता है। वो जो फॉरेन कंट्री से आती हैं चीजें, उनके प्लांट्स लगे हुए हैं, और पोर्ट कासिम पे इसको रिसीव करने के बाद जो फैसिलिटेट किया जाता है डिफरेंट लाइनों के जरिए और टैंकेजेस के जरिए, जो वहाँ स्टोरेज की फैसिलिटीज बनी हुई हैं फौजी ऑयल टर्मिनल की, बड़े बड़े लाइक मिलियंस ऑफ गैलन्स के बड़े बड़े जो है वो गोल गोल टैंक्स बने हुए होते हैं। कभी आपने देखे हो, ये समंदर के आसपास में बने हुए हैं, जहाँ पे ऑयल को रिजर्व किया जाता है, जमा किया जाता है। तो वहां पे वो बड़े बड़े होते हैं और उसको फिर डिफरेंट कलर्स के जरिए से कैमोफ्लेज किया जाता है कि ऊपर से जहाज वगैरह जब जाएं या कोई ऐसी किसी बात हो तो ऊपर से नजर ना आ सकें, या वो लोग समझ ना सकें कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, क्योंकि ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई डेंजर जगह होती है, जहाँ रिफाइनरीज हो या जहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स हो। तो वो इंतहाई खतरनाक, इनफ्लेमेबल होता है, बड़े पैमाने में तबाहियां होती हैं अगर जहाँ पे समंदर के किनारे पे आमतौर से ये जो रिफाइनरीज होती हैं या ऑयल रिजर्व करने की फैसिलिटीज होती हैं, स्टोरेज करने के टैंकेजेस होते हैं बड़े बड़े। तो ये सारी चीजें आपकी अपस्ट्रीम में आती हैं, जहाँ पे कि आपका चीजें एक्सप्लोर होती हैं या एक्सप्लोर नहीं होती हैं तो कहीं से बाहर से आ रही होती हैं, आप तक पहुंच रही होती हैं। ये सारा का सारा अपस्ट्रीम में काउंट होता है, राइट। इसके बाद हम पेट्रोलियम सप्लाई चेन का सेकंड फेज देखते हैं, दैट इज मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम में क्या होता है कि बल्क ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड के जरिए से, रेलवे लाइंस के जरिए से, या ऑयल की पाइपलाइन जो पूरे पूरे सूबों के अंदर बिछी हुई हैं जेर जमीन। कभी आप ने विजिट किया हो कराची में डिफेंस की तरफ से, जब कुरंगी क्रीक की तरफ आते हैं, यानी जब आप कयूमाबाद के ब्रिज को क्रॉस करके नदी में से जब आप निकलते हैं तो आपको बड़ी बड़ी हैवी लाइंस नजर आएंगी जो नदी में से गुजर रही हैं, कुछ ऊपर से, कुछ नीचे से, कुछ बीच से, कुछ सपोर्ट दी हुई हैं, हैवी। तो ये वो लाइंस है जिसके जरिए से ऑयल पोर्ट से रिफाइनरीज तक
उन ऑयल पाइपलाइंस के जरिए से रिफाइनरीज तक वो ऑयल सप्लाई किया जा रहा है। फिर वो रिफाइनरीज उसको रिफाइन करती हैं, प्यूरिफाई करती हैं, राइट। और फिर वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज जो होती हैं वो अपने लार्ज कंज्यूमर्स को अपने टर्मिनल की स्टोरेज फैसिलिटीज से उसको वहां तक पहुंचाती हैं। यानी जो मिड स्ट्रीम है, यानी कि आपका जो जहां आपकी रिफाइनरीज प्रोसेसिंग करती हैं, ऑयल की प्रोसेसिंग करके उसमें से डीजल अलग, केरोसिन ऑयल अलग, पेट्रोल अलग, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स अलग, कातार कोल अलग, स्पिरिट अलग, डीजल अलग, आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग अलग करके ये काम मिड स्ट्रीम करती है। और मिड स्ट्रीम फिर उन चीजों को उसके जो लाइक अपने पास डिफरेंट स्टोर्स होते हैं ऑयल के और डिफरेंट चीजों के, वहां वो स्टोर करती हैं उनको, राइट। ताकि उसके फिर जो उसके रिफाइन करने के बाद उसको डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स के जरिए से रिफाइनरी से हम डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज के जरिए, डिफरेंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज हैं, ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनकी मार्केटिंग के जरिए से जो हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, फिर उन ऑर्डर्स को हम मीट करते हैं। कहीं पे हमारी कोई कराची इलेक्ट्रिक को चाहिए वो ऑयल या वो डीजल या पेट्रोल अपनी जनरेट करने के लिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। कहीं पे हमें केरोसिन ऑयल छोटे लेवल पे एंड यूजर्स को, हम और आपको इस्तेमाल के लिए चाहिए। कहीं पे हमें एयरपोर्ट्स पे चाहिए। तो ये डाउन स्ट्रीम जो होते हैं ये फिर पाकिस्तान की जो 7 रिफाइनरीज हैं जो कराची में है, उनमें से मेजर 5 के 6 रिफाइनरीज कराची में है, एक मुल्तान में है, राइट, और शायद एक अटक में है या अटक के आसपास है। तो ये 5 रिफाइनरीज कराची में है। तो टोटल 7 रिफाइनरीज जो हमारी हैं और 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं। तो 7 रिफाइनरीज का रिफाइन क्या हुआ जो ऑयल है, वो 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उन तक पहुंचाने के लिए डाउन स्ट्रीम में काम करती हैं, राइट। तो फिर ये डाउन स्ट्रीम का काम, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट हो जाता है यहां से। ऑलराइट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। So this was, my dear students, the petroleum supply chain. Petroleum supply chain. And now I'm moving towards the gas supply chain. गैस की supply chain कैसे होती है? My dear students, हमारे पास दो कंपनी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड SNGPL और सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड SSGCL, जिसको आजकल सुई सदर्न गैस कंपनी को हम कहते हैं SSGC, सुई सदर्न गैस कंपनी, और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को हम कहते हैं SNGC, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी। इनके जरिए से, इनकी पाइपलाइन के जरिए से हम अपनी गैस के जो जहां जहां से गैस दरियाफ्त हो रही है, राइट, या हमारे जो टर्मिनल्स हैं उसके जरिए से, वहां से एक्सप्लोरेशन से लेकर उसको आगे साफ सुथरा करना, रिफाइन करना गैस को ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो सके, और उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, ये काम टोटल SNGC और SSGC, इन दोनों ने, स्विस सदर्न गैस कंपनी और स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी ने संभाला हुआ है, राइट। इसके अलावा इन एडिशन सप्लाई चेन जो हमारी इंपोर्टेड LNGs के जरिए से है, जो कि पोर्ट कासिम के टर्मिनल पे, उनका जो फौजी टर्मिनल है, वो पोर्ट कासिम के उस टर्मिनल के जरिए से जो है वो उस गैस को लाइक उस टर्मिनल के जरिए से पहुंचाया जाता है उन जगहों पे जहां उसको प्योरीफाई किया जाता है, और प्योरीफाई करने के बाद उसको सप्लाई किया जाता है। बाज़ औक़ात वो LNG लिक्विड फॉर्म में सॉलिड भी आ जाती है, उसको प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, वो प्योरीफाइड होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम फिर उसको बड़े बड़े जो सिलेंडर्स हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर 18 व्हीलर्स जो ट्रक्स होते हैं, 18 व्हीलर्स बड़े बड़े, उसके ऊपर बड़े बड़े सिलेंडर्स के जरिए से
हम मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में जहां उसकी जरूरत होती है उसको पहुंचाते हैं, राइट। इसके अलावा पाइपलाइंस भी हैं कि हम पोर्ट के ऊपर जो पाइपलाइंस लगी हुई हैं वहीं से हम उसको ट्रांसफर कर दें, उस एलएनजी को पाइपलाइंस के जरिए से हम उसको मतलूबा पॉइंट तक उसको पहुंचा दें जहां तक पाइपिंग हुई हुई है। You got it, my dears? You understood this concept? अब सोचिए कि बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, बीइंग अ बिजनेस मैनेजर, आपको इस सब के अंदर जिसका फाइनेंस सेक्टर आएगा सामने, फाइनेंशियल सेक्टर, उसकी हैंडलिंग, वो सारी आप लोगों को करनी होगी। चाहे वो अप स्ट्रीम के अंदर कोई फाइनेंस का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा हो, वो मिड स्ट्रीम के अंदर आ रहा हो, वो लाइक डाउन स्ट्रीम पे आ रहा हो, वहां फाइनेंस की चीजों को आप देख रहे होंगे फिर। इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट for the chartered accountants to understand these different industries, कि पता नहीं आपके लक है कि आपको जॉब कौन सी इंडस्ट्री में चाहे मिलेगी, या आप ऑडिट किस किस इंडस्ट्री का करने जाएंगे। क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्पेशली बिग फोर कंपनीज जो पाकिस्तान की हैं, जो इंटरनेशनल है, जैसे आपका EY है, अर्नेस्ट एंड यंग, फिर आपका जो है वो अपना फर्गसन है, AFF है, EY है, राइट। सो जो बड़ी कंपनीज हैं ये आपको फिर ऑडिट के लिए, आपको उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट शोबे हैं। तो कभी आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा रहे होते हैं, कभी आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जा रहे होते हैं ऑडिट करने के लिए, कभी आप किसी स्टील मिल में जा रहे होते हैं, कभी आप एयरलाइन सेक्टर में जा रहे होते हैं। तो आप में से जिस इंडस्ट्री की ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसकी फिर उस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू ज्यादा हो जाती है, और बाज़ औक़ात वो इंडस्ट्रीज या वो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ऑफर दे देती हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, राइट। तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के अलावा उन इंडस्ट्रीज में जाके भी ज्यादा कमा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आई हैव विजिटेड सऊदी अरेबिया ट्वाइस, तो आई हैव सीन देयर कि वहां पे देयर वर सम पीपल दोज हु केम फॉर द हज, मेरी उनसे मुलाकातें हुई तो उन्होंने बताया कि दे वर अर्निंग ह्यूज अमाउंट। वो पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ नया नया सीए करके गए थे, और कुछ ऐसे थे जो कि कुछ अरसे से 4-5 साल से काम कर रहे थे, दे वर अर्निंग लाइक इन मिलियंस। तो आपके पाकिस्तानी सीए की वैसे भी वैल्यू है, ACCA के बहुत ऊपर काउंट किया जाता है पाकिस्तानी सीए वैल्यू के लिहाज से। सो फिर वो वहां पे वो गैस सेक्टर के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन तो वहां बहुत है ना मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वहां पे ठीक ठाक किस्म का स्कोप है कि जिसका एक्सपीरियंस अगर इस सेक्टर का है तो वहां जाके उनको अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं। जैसे उनके यहाँ अरामको है, उनकी सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है, वो वर्ल्ड लीडिंग रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया की, दमाम के अंदर अरामको, उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। यस, ह्यूज आपकी सैलरीज हैं वहाँ, फैसिलिटीज हैं, फर्निश्ड होम्स हैं, और लाइक आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने बड़ा ग्रो किया वहां पे, राइट। ओके, मूविंग फर्दर, now moving towards the salient features of oil and gas exploration company, right। क्या क्या नुमाया खुसूसियात हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी की। नंबर वन, ये है कि इनको लैंड एक्विजिशन चाहिए, बड़ी जमीन चाहिए होती है, एकर्स एंड एकर्स, लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड चाहिए होता है जहां पे तेल एंड गैस, ऑयल एंड गैस डिस्कवर होता है। तो फिर वो गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, और फिर वहां पे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। आमतौर से ये काम सब सरफेस यानी जेर जमीन डिफरेंट सैंपल्स हासिल करके स्टार्ट होता है, कि किसी जगह किसी इलाके के अंदर जमीन के डिगिंग करके थोड़ा थोड़ा सा वो सैंपल लेते हैं मट्टी के, कि उससे अंदाजा होता है लेबोरेटरीज के अंदर कि इस इलाके के अंदर कि उस जमीन के अंदर कुछ मौजूद है ऐसी चीजें जो कि जिससे अंदाजा हो कि यहाँ ऑयल गैस के कुछ आसार पाए जाते हैं। जब ऐसा पाया जाए किसी इलाके के अंदर तो उस जमीन को, उस लैंड को एक्वायर किया जाता है, राइट। बीनीथ द सरफेस, जेर जमीन, सब सरफेस, जब चीज आपको पता चल जाता है कि अंडरग्राउंड कुछ है, तो फिर वो प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंट्री, राइट। रूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी राइट्स बिलोंग टू द कंट्री काउंट किया जाता है कि वो कंट्री के बिलोंगिंगनेस है।
अब वो सरफेस, उसके ऊपर रहने वाले आबाद लोग कौन है, जो आपने वहां से ओनर से ली है, तो आपको उस जगह की वैल्यू उसके ओनर्स को देनी होती है. कंट्री हैज टू पे द वैल्यू ऑफ द लैंड टू द ओनर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, राइट. और वो मोस्टली जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, वो प्राइवेट लोग होते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी ओनर हो सकती है उस जगह की, गवर्नमेंट की जगह से निकल आई है गैस, डीप सी से निकल आई है. अब डीप सी, सी तो किसी का नहीं है ना, अब सी तो गवर्नमेंट का ही है, राइट. तो फिर लैंड वहां से एक्वायर की जाती है, चाहे परचेज पे हासिल किया जाए, या रेंटल पे हासिल किया जाए, या लीज एग्रीमेंट कर लिया जाए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. दीज आर द टेक्निक्स कि हम ऑयल एक्सप्लोरेशन फेज के दौरान हम ये सारे काम करते हैं. और इस काम के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के पास ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं लोगों से डील करने के लिए. जैसे कि आमतौर से हम लोग के मकान लेने के लिए किराए पे या परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हम प्रॉपर्टी डीलर्स की खदमात हासिल करते हैं. इसी तरह से उन इलाकों के अंदर जो मकामी, जो ताकतवर अनासिर होते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए फिर हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिनके जराए से एमएनएज, एमपीएज या मिनिस्टर्स वगैरह, उनके जरिए से फिर उस तक पहुंचा जाता है कि जी हम लीज पे या रेंट पे या परचेज करके हम उसको हासिल कर सकें. एक्वायरिंग द लैंड इज क्वाइट इंटेंस वर्क. समटाइम ये बहुत ही खूनी किस्म का भी प्रॉब्लम आता है कि झगड़े, लड़ाई झगड़े, जैसे आपके सुई बलोचिस्तान के अंदर, राइट, बुकटी ट्राइब्स है वहां पे. आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि जब से वहां डिस्कवरीज हुई हैं, तो बुकटी ट्राइब्स के साथ और मुख्तलिफ जो ट्राइब्स हैं वहां पे, जो ट्राइबल्स हैं, उनके साथ आए दिन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ मामला चलते रहते हैं. और वो अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें मांगते हैं कि जी हमारी चीजें. तो अब गवर्नमेंट कई चीजों में जबरदस्ती करती है, फिर अल्टीमेटली दोनों के मसाइल होते हैं. फिर वहाँ लेवीज होती है, वहाँ पुलिस है, वहाँ जो और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन पर आए दिन अटैक्स होते हैं मिसाइल के जरिए से या फायरिंग के जरिए से. वो आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ पेश आती रहती हैं. सो ये एक इट्स लाइक वेरी, लैंड एक्वायर करना इज क्वाइट इंटेंस वर्क. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. और फिर किसी की समटाइम्स वो एग्रीकल्चर लैंड है, समटाइम्स की इंडस्ट्रियल लैंड है, समटाइम्स वो रेजिडेंशियल लैंड है. और आप कह रहे हैं जी यहाँ से तो हमें नीचे ऑयल एंड गैस के जराए मिल रहे हैं, हमें तो डिगिंग करनी है, आपको यहाँ से मूव करना होगा. तो कोई इतना ज्यादा पावरफुल लोग नहीं हो तो आप भगा देंगे उनको कुछ ना कुछ छोटे छोटे पैसे से दे के. लेकिन जब बड़े पैमाने पे कोई पावरफुल होंगे, पूरे बड़े ट्राइब्स होंगे, कबाइल होंगे, बड़ी बड़ी पूरी पूरी कौमें आबाद होंगी, तो उनको वहां से उनको हटाना, लैंड एक्वायर करना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग किस्म का जो है वो मरहला होता है. इसलिए मैंने कहा कि लैंड एक्विजिशन इसमें सबसे नुमाया किस्म की खसूसियत है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर, कि ऐसा नहीं है कि अब इसी वजह से यू आर राइट आसिफ अली सुमरो, यू आर राइट कि जो आपने यूज किया है कि फिर वो बगावत सी हो जाती है, और वो न्यूज कवरेज वगैरह भी नहीं होती. और वो तो रीजन यही होता है कि वो उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स जब नहीं देंगे, तो जब उसके मुताबिक वो राइट्स नहीं मिलेंगे. अब चाहे किसी भी इलाके के अंदर कोई चीज डिस्कवर होती है, वो उनकी जमीन है, उनको उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए. जब नहीं मिलेगी तो बगावत होगी. फिर वहां पे वो कहेंगे कि यार ये हमारा हिस्सा लेके जा रहे हो हमारे घर से, हमें नहीं दे रहे. अब अभी तक अनफॉर्चुनेटली, अभी तक बलूचिस्तान के कई हिस्सों में जहां से गैस निकलती है बलूचिस्तान से, उनको गैस सप्लाई नहीं है, राइट. उनको गैस जहां से डिस्कवर हो रही है उन लोगों को नहीं मिल रही है, राइट. So this is quite like terrible. This is against the norms, and you're right. It is against the human rights even. Yes, थरकोल है और बहुत सारी जगह थरकोल पावर है. ठीक है, थरकोल जैसे यहाँ पे
बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया का कहा जाता है कि जो बिगेस्ट जो खजाने हैं कोल के, वो थर में मौजूद हैं। और उसकी डिस्कवरी पे प्रॉब्लम रहती है, निकालने के लिए पॉलिटिकल मसाइल हैं। तो ये एक मसाइल हैं। तो जिस इलाके से आपकी डिस्कवरीज होती हैं, तो उसके इलाके वालों पे उसके असरात जाने चाहिए, उसको फायदे मिलने चाहिए उसको। ऑलराइट, आगे चलते हैं। लैंड एक्विजिशन के बाद प्रोक्यूरमेंट की बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ड्रिलिंग एंड सेटिंग अप प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इज इंपोर्टेड। अब आपको जो ड्रिलिंग करनी है, वहां ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करना है, अपने प्लांट्स लगाने हैं। अब ये हम पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं है कि ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मशीनरी, ये सारे प्लांट इक्विपमेंट हम खुद अपने बनाते हो। हमें ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर टैक्सेशन है, उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, प्रोक्यूरमेंट की डिफरेंट लाइसेंसिंग है, उसकी गवर्नमेंट से इजाजत लेना है। ये सारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स हैं, स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, राइट। इसमें आपके फिर कस्टम क्लियरेंस है, इसमें क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वगैरह इन्वॉल्व है, कस्टम ड्यूटीज हैं, कस्टम की अथॉरिटीज से आपको इजाजत लेनी है, बैंक गारंटीज देनी है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना पूरा बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है। अब ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन मांगती हैं, गवर्नमेंट की परमिशन मांगती हैं, चाहे प्रोक्यूरमेंट हो रही हो किसी चीज की, या इंपोर्ट हो रही हो, या प्रोक्यूरमेंट हो रही हो। ये तमाम चीजें लीगल, इसमें आपको बहुत सारे मसाइल जो है वो जरूरत है, और उनको आपको हैंडल करना पड़ता है। So the second important feature in for oil and gas exploration companies is procurement। के procurement के लिए हम हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं ड्रिलिंग का सामान वगैरह, वो भी एक खासा लंबा मरहला है। The third is health, safety and environment। माय डियर स्टूडेंट, जहां से ऑयल एंड गैस आमतौर से डिस्कवर होता है, वो आबादी से दूर के सहराई रेगिस्तानी इलाके होते हैं आमतौर से। अब लोगों को वहां रहना, उनके लिए कॉलोनीज बनाना, उनके लिए उनकी फैमिलीज के लिए स्कूलिंग कॉलेजेस का अरेंज करना, रहने के लिए जगह अरेंज करना, वहां उनके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, साफ पानी और गजा, ये सब चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, ये सब चीजें इन्हीं मराहल का हिस्सा हैं। सो आपको अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ, उनके सेफ्टी, इसके अलावा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ केमिकल की बदबू, गैस की बदबू, जहाँ से डिस्कवरीज हो रही हैं गैस की, या आप थोड़ी देर के लिए किसी पीएसओ के पंप के पास से गुजर जाएं, जब अपनी गाड़ी में आप फ्यूल भरवाते हैं, तो आपको वहां पे स्मेल आ रही होती है। तो जहां से डिस्कवरीज हो रही है, तो सोचिए वहां कितने बड़े एरिया के अंदर गैस की बदबू फैलेगी, या ऑयल वगैरह की गैस फैलेगी। तो ये हेल्थ के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, आपकी लिहाज से सही नहीं होता है। तो अब आपने कैसे पॉलिसीज बनाए, कैसे प्रोसीजर्स बनाए कि आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, HSE पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो आपके हेल्थ के लिए मुनासिब इन्वायरमेंट हो, या आपको मेडिकल से रेलेवेंट चीजें चाहिए, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड की जा सके। ये सब चीजें भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए एक चैलेंजिंग शोबा है कि आपको अपने लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का भी काफी ख्याल रखना पड़ता है। The next feature is training and development, T&D। My dear students, highly specialized industry है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इस शोबे के अंदर, राइट। तो डेफिनेटली हमें इस टेक्निकल एडवांसमेंट के फील्ड के अंदर, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड है, हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए। चाहे आप स्ट्रीम में काम कर रहे हो, मिड स्ट्रीम में हो, या डाउन स्ट्रीम में हो, तो आपको अपने स्टाफ की, अपने इंजीनियर्स की, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है वो दरकार है कि आप उन पे एफर्ट्स करें और अपने HR को स्ट्रॉन्ग करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करें। सो दिस इज आल्सो लाइक एन इम्पॉर्टेंट फीचर, इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर, कि हमें अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी देखना होगा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड या हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है। हमें उसके अंदर उसके मुताबिक हमें लोगों को ट्रेन करना होगा। इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग,
इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का शोबा इस पर्टिकुलर ऑयल एंड गैस के लिए जैसे और इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, इस तरह से इस इंडस्ट्री के लिए भी होती हैं। तो आप अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, कैलकुलेशंस या रेटिंग या ये सब चीजें, आपकी जो प्राइसिंग है ये कैसे करेंगे, तो आपको उस शोबे की भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आपकी अपनी प्रोडक्ट के लिए जो मुल्क में पैदा हो रही है या उसके मुकाबले में जो चीजें इंपोर्ट करवा रहे हैं उनकी प्राइसिंग, आपकी प्राइसिंग, इसका कंपैरिजन, ये सारे काम भी आपको करने होंगे बीइंग अ बिजनेस मैनेजर्स, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर्स वर्किंग इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। यस, मैंने उज़ैर को एंड कर दिया है। द लास्ट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपस्ट्रीम सेक्टर है जिसमें एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन है, ये बड़ा ही पावरफुल और मुल्क को कमा के देने वाला और मुल्क के जीडीपी को इंक्रीज करने वाला सेक्टर है। चूंकि ये बड़े पैमाने पे मुल्क को कमा के दे रहा होता है, इसलिए ईएनपी के जो सेक्टर यानी अपस्ट्रीम सेक्टर है जहां एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन हो रही है, वो जिन जिन एरिया के अंदर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां के एरियाज को, अंडर डेवलप एरियाज को डेवलप करने के अंदर, वहां के मकामी लोगों के लिए पानी, बिजली, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, साफ पानी, स्कूल्स, कॉलेजेस का इंतजाम करना, न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए बल्कि लोकल उस एनवायरमेंट के अंदर जो लोग रहते हैं उनको फैसिलिटेट करना। न सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई इन्वायरमेंट को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ऑयल एंड गैस की वहाँ डिस्कवरीज की वजह से, कोई माहौल के अंदर कोई गैसेस वगैरह हैं या और चीजें हैं, उसको कवर अप करने के लिए ये जिम्मेदारी फिर आपके अपस्ट्रीम सेक्टर की होती है, जहाँ पे आमतौर से आप एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि वो उन एरियाज के अंदर मकामी लोगों के लिए वो सहूलतें दे, जैसे क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के इंतजाम है, पानी, साफ पानी का इंतजाम है। ये फिर उनके सोशल वेलफेयर का जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के लिए सोशल वेलफेयर का भी इंतजाम करें। सो ये ईएनपी सेक्टर का, अपस्ट्रीम सेक्टर का बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द सोशल वेलफेयर ऑफ द लोकल पीपल, राइट। उनको इट शुड बी प्रोविजन ऑफ द वाटर सोर्सेस, कि आप अपने लोगों को वाटर सोर्सेस को प्रोड्यूस करें, यानी वाटर सोर्सेस उन तक पहुंचाएं, पानी उन तक पहुंचाएं, राइट। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ उनको पेशेवर तरबियत दी जाए, टेक्निकल तरबियत दी जाए। इसके अलावा स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये लोकल कम्युनिटीज को प्रोवाइड की जाएं। ठीक है, बीच में जैसे कोविड का सीन आ गया था तो वैक्सीनेशन की जाए, कोविड के जैसे सीन आ जाता है या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कम्युनिकेबल जो फैलाव वाली बीमारियां होती हैं, जो कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं, मींस जो कि स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं एक से दूसरे को, उनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, सी है। ठीक है, तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए फिर इनकी जिम्मेदारी है कि वो सोशल वेलफेयर के जरिए, अपने हॉस्पिटल्स के जरिए से, अपने डिस्पेंसरीज के जरिए से लोगों को वैक्सीनेशन करें या लोगों की हेल्थ केयर का ख्याल रखें, ये उनकी जिम्मेदारी है। So, my dear students, these are the salient features of oil and gas exploration. उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, खुसूसियात क्या क्या हैं सेक्टर की। So, with this, my dear students, we have completed the lecture. So, my dear student, here we can say akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Means we here ended up with the PRC 5, right? So, congratulations. PRC 1, so it's been like more than 1 month we have completed, or PRC 5 it's cover completed today, पहले ही हो जाती कुछ
एक वो कि हमने क्लासें मिस वैसे नहीं की हैं, लेकिन वो एक क्लास हमारी मिस हुई थी इंडिया पाकिस्तान की मैच के अंदर, जो कि वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। अदरवाइज एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक और हमने सही तरीके से अपने वक्त पे कर लिया काम। बल्कि आपके एग्जाम्स 6 महीने के हिसाब से दिसंबर में होने हैं या जनवरी में आपको देने हैं, और हम अक्टूबर के मिड में अपने कोर्स को खत्म कर चुके हैं, 2.5 महीने पहले। अपने एस्टिमेटेड टाइम से 2.5 महीने पहले हम खत्म कर चुके हैं पेपर्स को। राइट जी, thank you and congratulations to all everyone as well. Okay, and good luck for exams as well. So my dear students, here we sum up the class as well, क्योंकि अब नमाज का टाइम भी है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। यस, हमने अक्टूबर का कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर के मिड में खत्म हो गया है ये, और सितंबर के मिड में या सितंबर के बिगिनिंग में हमने खत्म कर दिया था PRC 1। सो PRC 1 तो हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। PRC 5 जो कि लेंदी था, 10 चैप्टर्स थे इसमें, तो इट टुक्स लिटिल टाइम। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा कोर्स अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। Thank you very much, ladies and gentlemen. We have completed the course of PRC 5 here. Thank you very much for joining. Thank you for making my class interactive. आपकी क्लास की अटेंशन, क्लास में अटेंशन देने से, इसको अटेंड करने से मेरी क्लास इंटरेक्टिव हुई। आपके इंटरेस्ट का, आपकी तवज्जो का, आपकी मेहनत करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन क्लासों के अंदर भरपूर इंटरेस्ट लिया, अपनी क्वेश्चनिंग के जरिए, अपनी डिस्कशन के जरिए से, और मेरी क्लास को इंटरेक्टिव बनाया। आपका फीडबैक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द सेशन ऑलमोस्ट एवरी क्लास you have given your very positive and very effective feedback, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि आपको क्लास के अंदर क्या पोजीशन है और किस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सो आज की क्लास का भी फीडबैक का इंतजार रहेगा। कमिंग क्लास से माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लाइक कंडक्ट फाइनल टेस्ट्स, और टेस्ट के लिए हम रिवर्स की तरफ से चलेंगे। हम मूव करेंगे चैप्टर 10, देन 9, देन 8, इस तरह से, और हमें इनको जल्द जल्द करना है। तो कमिंग क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो कि कल होगी, उसके अंदर हम चैप्टर 10 और 9 के MCQs कर रहे होंगे PRC 5 के। So now get ready and well prepared for tomorrow's class. Inshallah Taala, we'll see you tomorrow in mock test चैप्टर नंबर 10 and 9। ये मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह, और ये लाइव सेशन होंगे। कीप सेव दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर माइंड and remind the others as well. Those who are class fellows के ये लाइव सेशन पे टेस्टिंग होगी। ये जो लोग रिकॉर्डिंग्स के जरिए चीजों को देखते हैं, रिकॉर्डिंग के ऊपर इसकी तैयारी सही नहीं हो सकेगी। हम लाइव आपके टेस्टिंग करेंगे, और लाइव लाइव ही हम आपको देन एंड देयर आपको उसके मार्क्स देंगे, सेम क्लास के अंदर उसके मार्क्स देंगे आपको, राइट। और हर चैप्टर के 100 से 200 अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास के आपके पास MCQs होंगे। तो इसलिए तैयार रहिए और गेट प्रिपेयर फॉर टुमारोज टेस्ट। इंशाल्लाह कल से हमारी टेस्टिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं। सबको पैगाम पहुंचा दीजिएगा इंशाल्लाह कि आप लोग कल से बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिसिंग टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस हो रही हैं, राइट। टेस्ट प्रिपरेशन होगी एग्जाम के लिए। ऑलराइट, वंस इफ यू हैव मिस्ड इवन अ सिंगल क्लास, सिंगल लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा टेस्टिंग के अंदर। टेस्टिंग की लाइव क्लासेस होंगी, राइट। और ये मैसेज सबको पहुंचा दिया जाए, और इसका कोई मटेरियल किसी को भी नहीं दिया जाएगा ग्रुप के ऊपर या लाइव। ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस के अंदर आप देख रहे होंगे जूम के ऊपर, और देन एंड देयर वो रिमूव हो जाएगा वहां से। ऐसे टूल्स हैं हमारे पास कि वो चीजें कहीं फैल नहीं सकती, स्पेशली फॉर द पीपल जो कि उसको मिस यूज कर रहे होते हैं कई लोग। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल से मुलाकात होगी आपसे बेहतरीन किस्म की टेस्टिंग के अंदर। यस, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा मैसेजेस। राइट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। इंशाल्लाह सी यू टुमारोज क्लास। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए, जहां रहिए, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके PRC क्वालिफाई हो जाए इंशाल्लाह। सी यू टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय। और आपकी कीमती
फीडबैक, आपकी कीमती राय का, आरा का इंतजार रहेगा ग्रुप के ऊपर कि हाउ वाज योर सेशन, पीआरसी 1 और 5 का सेशन कैसे रहे आपके साथ, दोनों के बारे में ही राय दे सकते हैं आप लोग। कैसा रहा सेशन और आपको किस तरह से लगा, क्या फीडबैक है, बेशक अभी दीजिए या सोच के दीजिए, जैसे भी दीजिए, देते रहिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है टेस्ट नंबर 1 के अंदर, राइट, प्रैक्टिसिंग टेस्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 10 and 9 PRC 5। थैंक यू, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।